डिस्क्लेमर, ये कहानी और इसमें बयान किए गए तमाम किरदार महज तफरीक और कहानी सुनाने के मकसद के लिए हैं। आज वीडियो में शामिल आवाज़ और मनाज़िर के कुछ हिस्से 18 साल या उससे ज़्यादा उम्र के सामने के लिए मौजूद हो सकते हैं। अगर आपकी उम्र 18 साल से कम है तो बराए करम अपने वालिदैन या सरपरस्त की इजाज़त से ही ये कहानी समाअत फरमाएं। ये एक चाइनीज़ नावल का उर्दू तर्जुमा है जिसका मकसद उर्दू सुनने वालों तक चीनी अदब, मार्शल आर्ट्स, एडवेंचर और सबक आमूज़ कहानियां खूबसूरत अंदाज में पेश करना है। शुक्रिया जी दोस्तों, कैसी लगी आपको यह शानदार कहानी? हमें पूरी उम्मीद है कि इस आलमी शोहरत यफ्ता स्टोरी से आप भरपूर एंजॉय कर रहे होंगे। अब यह कहानी अपने सबसे सनसानी खाइज मोड पर पहुंच चुकी है, जहां हर नए चैप्टर के साथ नए एडवेंचर्स, खतरनाक चैलेंजेस और हैरान कुन राज सामने आ रहे हैं, जो इस कहानी को मजीद दिलचस्प और दिल धड़का देने वाला बना रहे हैं। तो आइए सुनते हैं आज की जबरदस्त और ससनी खिसकस्ट। और हाँ, अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जुड़े रहिए माय FM नॉवेल्स के साथ। चैप्टर नंबर 2811 से 2820 तक। ट्विन टावर्स किंगडम, स्काई स्प्रिंग सिटी। कई रोशन चमकों के साथ शहर के टेलीपोर्टेशन हॉल में 3 नकाबपोश शख्सियात नमूदार हुईं। ये तीनों शख्सियात कोई और नहीं बल्कि सैफ अली, बेजान कांटा और तन्हा नो थे। आमद पर खिलाड़ियों के एक बड़े हुजूम ने इन तीनों का इस्तकबाल किया। एक नज़र में वो अंदाज़ा लगा सकते थे कि इस इमारत में 10,000 से ज़्यादा खिलाड़ी मौजूद थे। ये जगह ट्विन टावर्स किंगडम के शाही दारुल हुकूमत के टेलीपोर्टेशन हॉल से भी कहीं ज़्यादा खुशहाल नज़र आती थी। मौजूद खिलाड़ियों की अक्सरियत टीम की थी और वो मुख्तलिफ गिल्ड्स से ताल्लुक़ रखने वाले गिल्ड अलिफ एम्बलम्स लगाए हुए थे। इन तमाम खिलाड़ियों से एक सर्द कातिलाना इरादा झलक रहा था, जिसने टेलीपोर्टेशन हॉल के अंदर एक अजीबो-गरीब माहौल पैदा कर दिया था। यहाँ इतने ज्यादा गिल्ड माहिरीन क्यों हैं? तन्हा नौ अर्द गिर्द का जायजा लेते हुए हैरान रह गया। यहाँ तक कि ड्रैगन हॉट सिटी का टेलीपोर्टेशन हॉल भी इस जगह के मुकाबले में कुछ नहीं है। तन्हा नो के अंदाजे के मुताबिक उन 3 माहिरीन में से काफी ज्यादा रिफाइनमेंट रिलिम के मयार के थे। यहाँ तक कि सुपर पावर्स में भी रिफाइनमेंट रिलिम के माहिरीन को बुनियादी अराकीन के तौर पर समझा जाता था। ताहम इसने सिर्फ टेलीपोर्टेशन हॉल में ही 500 से ज्यादा रिफाइनमेंट रिलिम माहिरीन गिन लिए थे, जो कि एक औसत सुपर पावर के पास मौजूद माहिरीन की तादाद के बराबर थे। दोस्तों, अब यकीनन अभी ट्विन टावर्स किंगडम पहुंचे हैं, है ना? मैं आपको बता दूं कि आज का दिन गार्ड्स डोमेन की तारीख की किताबों में दर्ज हो सकता है। एक मजबूत जिस्म वाले 3 बरसकर ने टेलीपोर्टेशन अरे से बाहर निकलते हुए मुस्कुरा कर कहा। ये 3 बरसकर लेवल 122 तक पहुंच चुका था। वो लेवल 120 के फाइन गोल्ड आलात से लैस था और उसकी पीठ पर लेवल 120 का डार्क गोल्ड कुल्हाड़ा था। सिर्फ आलात की बुनियाद पर वो 3 के टॉप खिलाड़ियों में शुमार किया जा सकता था। मजीद बरा, इस बरसकर ने कोई गिल्ड एम्बलम नहीं पहना हुआ था। उसका मतलब था कि वो एक आज़ाद माहिर था। अपने लिए इतने आला मयार के आलात हासिल करना उसकी सलाहियतों का सबूत था। बरसकर के पीछे आने वाले दर्जन भर खिलाड़ियों के आलात का मयार भी इसी तरह का था। चूंकि ग्रुप में मौजूद हर शख्स के आलात पर सफ़ेद शेर का निशान था, इसलिए वो वाज़े तौर पर एक ही एडवेंचर टीम के रुकन थे। गार्ड्स डोमेन की तारीख में दर्ज होगा। इन अल्फाज से हैरान होकर तन्हा नो ने तजस्सुस से पूछा, दोस्त, हम वाकई अभी इस ममलकत में पहुंचे हैं। क्या आप हमें बता सकते हैं कि आज यहाँ क्या होने वाला है? हमारी व्हाइट लाइन एडवेंचर टीम को भी अभी इसकी खबर मिली है। ऐसा लगता है कि स्टार लिंक किसी तरह कुछ 4 NPCs की मदद हासिल करने में कामयाब हो गया है और उन NPCs ने एक नाकाबंदी के दौरान लड़ाई में ज़ीरो विंग, गैर मुतज़लज़ल रूह और सुर्ख शहंशाह के तकरीबन 1 दर्जन गिल्ड ओहदेदारों को पकड़ लिया है। ये गिल्ड ओहदेदार इस वक्त स्टार लिंक की रहाइशगाह में कैद हैं, मजबूत बरसकर ने कहा। स्टार लिंक ने सीक्रेट कोवर्नेट टावर पर ज़ीरो विंग की नाकाबंदी के खिलाफ एक मुहिम का ऐलान किया है और तमाम ताकतों को स्काई स्प्रिंग सिटी में जमा होने की दावत दी है। स्टार लिंक ये मुतालबा भी कर रहा है कि तीनों गिल्ड्स स्काई स्प्रिंग सिटी पर लगी मेहर हटा दें, वरना वो पकड़े गए ओहदेदारों को कुर्बानी के तौर पर इस्तेमाल करेगा। मैंने सुना है कि ज़ीरो विंग की एलोरंग समर और शेडो सोरुड के अलावा गैर मुतज़लज़ल रूह की वाइस गिल्ड लीडर मरीशा और सुर्ख शहंशाह की उभरती हुई टैलेंट बिल्यूगाउन को भी पकड़ लिया गया है। अगर तीनों गिल्ड्स पीछे नहीं हटते तो स्टार लिंक 4 NPCs के जरिए उन लोगों को ऐसे तरीके से कत्ल करवा देगा जिससे उनकी रूहों को नुकसान पहुंचेगा। न सिर्फ इन लोगों को मौत की सख्त सजाएं भुगतनी होंगी, बल्कि वो तवील अरसे तक कमज़ोर हालत में भी रहेंगे। यहाँ तक कि इस बात का भी इम्कान है कि उनके अकाउंट्स ही नाकारा हो जाए। बरसकर की बातें सुनकर सैफ अली ने हल्की सी पेशानी सुख। उसने कभी नहीं सोचा था कि सीक्रेट हैंड एसोसिएशन के 4 NPCs वाकई इस मामले में मुदाखलत करेंगे।
स्टार लिंक की इतनी हिम्मत। वो जीरो विंग के इलाके में अपनी दम हिलाने की जुर्रत कर रहा है और तीनों गिल्ड्स के ओहदेदारों को कुर्बानी के तौर पर इस्तेमाल करने की धमकी दे रहा है। सैफ अली ने तंजिया मुस्कुराहट के साथ कहा, मैं जानता हूं, है ना? लेकिन आपको मानना पड़ेगा कि स्टार लिंक अब पहले जैसा नहीं रहा। अफवाहें हैं कि स्टार लिंक के पास 3-4 खिलाड़ी हैं और कई सुपर पावर्स उसकी पुष्टपनाही कर रही है। अब तो उसे एक एनपीसी फोर्स की हिमायत भी हासिल है। मशरकी बर्र-ए-आज़म पर असर और रसूख के लिहाज से अब 5 बड़े सुपर गिल्ड्स भी स्टार लिंक का मुकाबला नहीं कर सकते। मजबूत बरसरिकर ने सर हिलाया। चूंकि हमारी व्हाइट लाइन एडवेंचर टीम ट्विन टावर्स किंगडम में काफी मशहूर है, इसलिए हमें इस मुहिम में हिस्सा लेने की दावत मिली है। लिहाजा हमने अपने उफ़क़ को वसअत देने के लिए यहां आने का फैसला किया। मजीद ये कि मैंने सुना है कि तीनों गिल्ड्स के ओहदेदार भी वहां नजर आएंगे। अगर मुज़ाकरात नाकाम हुए तो ये यकीनी तौर पर गॉड्स डोमेन की तारीख की सबसे बड़ी जंग होगी। मैं समझ गया, सैफ अली ने सर हिलाया। बरसरिकर की बात सुनने के बाद सैफ अली मोटे तौर पर समझ गया कि स्टार लिंक क्या मंसूबाबंदी कर रहा है। सादा अल्फाज में, स्टार लिंक इस ऑपरेशन के जरिए अपनी ताकत का मुजाहिरा करने की कोशिश कर रहा था। इसकी एक वजह जीरो विंग, गैर मुतज़लज़ल रूह और सुर्ख शहंशाह से निमटना था। दूसरी वजह खुद को 5 बड़े सुपर गिल्ड्स के मद्दे मुकाबिल एक वजूद के तौर पर पेश करना था। इसीलिए इसने इतनी सारी ताकतों को इस ऑपरेशन में हिस्सा लेने और गवाह बनने की दावत दी थी। दोस्तों, स्काई स्प्रिंग सिटी उस वक्त एक खिचड़ी बनी हुई है। अगर आप इस मशहूर सीक्रेट कोवर्नेट टावर में दाखिल होने की कोशिश कर रहे हैं, तो मुझे डर है कि आप गलत शहर में आ गए हैं। मजीद ये कि बहुत सी सुपर पावर्स इस वक्त टावर पर गहरी नजर रखे हुए हैं। अगर हम जैसे आज़ाद खिलाड़ी मोहतात न रहे, तो हमें उन 3 गिल्ड्स के अराकीन में से एक समझा जा सकता है। अगर ऐसा हुआ तो हालात मुश्किल हो जाएंगे। सैफ अली के तीनों के ग्रुप की तरफ देखते हुए मजबूत बरसरिकर ने खबरदार किया, अगर आप खुशकिस्मत हुए तो मारे जाएंगे और अगर बदकिस्मत हुए तो पकड़े जाएंगे। इसलिए बेहतर है कि मोहतात रहें। इंतबाह के लिए शुक्रिया, सैफ अली ने कहा। सैफ अली की बात खत्म होने के बाद वो बेजान कांटा और तन्हानों के साथ टेलीपोर्टेशन हॉल से निकल गया। सैफ अली के ग्रुप के जाने के बाद सिल्वर लाइन एडवेंचर टीम के एक नौजवान ने उलझन में मजबूत बरसरिकर की तरफ देखा और पूछा, बास, अपने अचानक उन अजनबियों से बात क्यों शुरू कर दी? कुछ नहीं, बस मुझे लगा कि वो तीनों गैर मामूली थे। जिंदगी में जितने ज्यादा दोस्त हों, इतने ही ज्यादा रास्ते खुलते हैं। हमारी एडवेंचर टीम के लिए अपनी मौजूदा हालत तक पहुंचना आसान नहीं रहा। अगर हम कुछ माहिरीन से दोस्ती करने में कामयाब हो जाते हैं, तो उससे हमें ही फायदा होगा। मजबूत बरसरिकर ने सैफ अली के ग्रुप की रुखसत होती हुई शख्सियत को देखते हुए हंसकर जवाब दिया। इसके अलावा वो निकाब पोश तलवारबाज काफी जाना पहचाना लगता है, हालांकि मुझे इस वक्त याद नहीं आ रहा कि वो कौन है। गैर मामूली जाना पहचाना, नौजवान ने तंजिया हंसते हुए कहा, बास, स्काई स्प्रिंग सिटी आने वाला हर शख्स 3 पर है। इनमें से कौन माहिर नहीं है? ये सोचना भी आम बात है कि अब किसी जाने पहचाने शख्स से मिले हैं। आखिरकार सिया लिबादा पहनकर हर कोई एक जैसा ही लगता है। सच्ची बात तो यह है कि मुझे शक है कि वो तीनों कुछ खास हैं। आखिरकार वो यहां इस मुहिम के बारे में जाने बगैर ही आ गए थे। उन्हें स्टार लिंक की तरफ से दावतनामा भी नहीं मिला था। वो शायद किसी पसमानदा शहर के माहिरीन होंगे। आजकल गॉड्स डोमेन में माहिरीन की कमी नहीं है। ताहम इन माहिरीन का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा ही अपना नाम बना पाता है। दरीं असना, ट्विन टावर्स किंगडम और पड़ोसी ममालिक में काम करने वाले ऐसे किसी भी माहिर को स्टार लिंक की तरफ से दावतनामा जरूर मिला होता। सैफ अली के ग्रुप को ना मिलना इस बात का सबूत था कि वो सिर्फ आम माहिरीन थे जो व्हाइट लाइन एडवेंचर टीम की तवज्जो के मुस्तहिक नहीं थे। दरीं असना, टेलीपोर्टेशन हॉल के बाहर। कमांडर, क्या हम अभी वहां जा रहे हैं? बेजान कांटा ने पूछा जब इसने देखा कि सैफ अली जीरो विंग की रहाइशगाह की तरफ नहीं जा रहा। स्टारलिंक ने एक मुहिम के लिए हर जगह से माहिरीन को मदऊ किया है और वो जीरो विंग के ओहदेदारों को कुर्बानी के तौर पर इस्तेमाल करने की मंसूबाबंदी भी कर रहा है। मैं इसे मुबारकबाद देने वहां कैसे नहीं जा सकता? सैफ अली ने बेजान कांटा की तरफ देखते हुए तंजिया अंदाज में कहा। सैफ अली स्टार लिंक की इस शानदार और पुरतायुश रहाइशगाह की तरफ चल पड़ा जो शहर की मरकजी सड़क पर वाक़ थी। चैप्टर 2812 रहाइशगाह पर तूफान बरपा है। स्काई स्प्रिंग सिटी, स्टार लिंक की रहाइशगाह। इस वक्त
13 के माहिरीन स्टार लिंक की रहाइशगाह की तरफ उमड़ रहे थे, जिसने 2 स्पोर्ट्स स्टेडियम के बराबर रकबा घेरा हुआ था। इससे पहले कि सैफ अली का 3 अफराद का ग्रुप स्टार लिंक की रहाइशगाह के दाखिली दरवाजे पर पहुंचता, उन्होंने देखा कि मरकजी सड़क पर मौजूद खिलाड़ियों का हुजूम एक तरफ हिट गया और 100 रुकनी टीम के लिए रास्ता बना दिया। इस 100 रुकनी टीम के तमाम अराकीन कम अज कम लेवल 125 के 13 माहिर थे। वो लेवल 120 के डार्क गोल्ड आलात और एपिक आलात के 2 या 3 टुकड़ों से भी लैस थे। इस टीम के आगे चलने वाले 2 अफराद तो और भी ज्यादा तवज्जो का मरकज थे। न सिर्फ वो एपिक आलात के 6 या इससे ज्यादा टुकड़ों से लैस थे, बल्कि वो दोनों दरहकीकत टिर-4 के खिलाड़ी थे। इनमें से एक लेवल 129 का बरसरिकर एम्परर था, जबकि दूसरा लेवल 130 का सौरोड एम्परर था। सिर्फ उनके सामान, लेवल्स और टिर को देखकर ही आसपास के खिलाड़ी हैरत से आहें भरने लगे। लानत है, ये लोग कौन हैं? मैंने पहले कभी वो गिल्ड एम्बलम नहीं देखा। तुम नहीं जानते? वो 100 घूस्टस नामी गिल्ड से हैं, एक नाकाबिल यकीन हद तक पुरस्रार गिल्ड जो हाल ही में नमूदार हुआ है। मैंने सुना है कि इसका पस मंजर बहुत ही शानदार है। अगरचे गिल्ड के अराकीन बहुत कम हैं, लेकिन इनमें से हर एक 3 या इससे ऊपर का माहिर है। ये ठीक है। वो मर्द और औरत जो उनकी क़ियादत कर रहे हैं ख़ास तौर पर हैरत अंगेज़ हैं। टिर-4 पर तरक्की पाने से पहले उन्होंने खुफिया तौर पर मुख्तलिफ सुपर पावर्स के मोनस्टर्स को चैलेंज किया और 49 में से 49 चैलेंजेस जीते। मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो दोनों कुछ अरसा मंजर आम से गायब रहने के बाद टिर-4 पर तरक्की पा जाएंगे। अगर टिर-4 तक पहुंचने से पहले ही उनका रिकॉर्ड नाकाबिल शिकस्त था, तो क्या अब टिर-4 तक पहुंचने के बाद वो नाकाबिल तस्खीर नहीं हो गए? आसपास के खिलाड़ी 100 घूस्टस की 100 रुकनी टीम पर गर्मा गर्म बहस कर रहे थे। साथ ही वो स्टार लिंक की तारीफ किए बगैर न रह सके। 100 घूस्टस एक ऐसा गिल्ड था जो अपनी मर्जी करता था। वो किसी सुपर पावर का एहतराम नहीं करता था, फिर भी उसने हकीकत में स्टार लिंक की मुहिम में शिरकत की दावत कबूल कर ली थी। 100 घूस्टस। सैफ अली को थोड़ी हैरत हुई जब उसने आसपास के खिलाड़ियों की गुफ्तगू सुनी। माजी में उसने 100 घूस्टस के नाम से मशहूर गिल्ड के बारे में थोड़ा बहुत सुना था। वो गिल्ड इस वक्त भी एक नाकाबिल यकीन हद तक पुरस्रार वजूद था। मजीद बरना, उसने गेम के आगाज के 3 साल बाद, पहली बड़ी सिस्टम अपडेट के फौरन बाद, खुद को अवाम के सामने जाहिर किया था। जिस लम्हे इस गिल्ड ने दुनिया को अपने वजूद से आगाह किया, उसने पूरे गार्ड्स डोमेन को हिला कर रख दिया था। इसकी वजह यह थी कि 100 घूस्टस के पास इस वक्त 30 से ज्यादा टिर-4 माहिरीन थे। इस वक्त यहां तक कि सुपर पावर्स के पास भी सिर्फ 30 के करीब टिर-4 माहिरीन थे, जबकि मजबूत तरीन गिल्ड्स के पास 40 के करीब थे। इसके अलावा 100 घूस्टस के मंजर आम पर आने के बाद गिल्ड के टिर-4 माहिरीन ने दीवानावार मुख्तलिफ सुपर पावर्स को चैलेंज करना शुरू कर दिया और पूरे बर्रे आज़म में तहलका मचा दिया। ताहम किसी वजह से 100 घूस्टस की जानिब से मुख्तलिफ सुपर पावर्स को चैलेंज करने और अपनी ताकत साबित करने के बाद वो अचानक खामोश हो गया। अगली बार जब वो नमूदार हुआ तो गिल्ड के पास पहले से ही टिर-5 के माहिरीन थे और उसने 5 बड़े सुपर गिल्ड्स को चैलेंज करना शुरू कर दिया। 5 बड़े सुपर गिल्ड्स को चैलेंज करने की सलाहियत रखने के बावजूद 100 घूस्टस के पास मरकजी बर्रे आज़म पर एक भी गिल्ड रहाइशगाह नहीं थी। गिल्ड वसाइल के लिए भी मुकाबला नहीं करता था। गिल्ड सिर्फ एक ही काम करता था और वो था लड़ाई। इस सूरत-ए-हाल ने इस वक्त 5 बड़े सुपर गिल्ड्स के लिए सरदर्द पैदा कर दिया था। आखिरकार 100 घूस्टस गिल्ड बहुत ज्यादा पुरस्रार था। इसकी कोई जोड़े नहीं थी, इसलिए गिल्ड के ऑपरेशंस के अड्डे को निशाना बनाना नामुमकिन था। दूसरी तरफ गिल्ड के पास टिर-5 माहिरीन की तादाद 5 बड़े सुपर गिल्ड्स से जरा भी कम नहीं थी। इस जिंदगी में गार्ड्स डोमेन की पहली बड़ी सिस्टम अपडेट वक्त से 2 साल पहले हुई थी और 100 घूस्टस भी 2 साल पहले ही नमूदार हो गया था। इस सूरत-ए-हाल ने सैफ अली को सोच में डाल दिया। क्या वो किसी बैन अलस्तरवी बर्रे आज़म से ताल्लुक़ रखने वाला गिल्ड हो सकते हैं? अगर ये कदीम गार्ड्स डोमेन के दौरे से पहले की बात होती तो शायद इसे अंदाज़ा न होता कि ऐसा अजीब व गरीब गिल्ड अचानक कहाँ से आ गया। ताहम कदीम दौर का दौरा करने के बाद वो समझ गया था कि गार्ड्स डोमेन में न सिर्फ ज़मीन बल्कि कई बैन अलस्तरवी बर्रे आज़मों के खिलाड़ी भी मौजूद हैं। कदीम गार्ड्स डोमेन की तरह 100 घूस्टस भी गार्ड्स डोमेन के किसी दूसरे वर्जन से हो सकता है, बस गार्ड्स डोमेन का यह वर्जन जदीद गार्ड्स डोमेन के साथ कदीम गार्ड्स डोमेन के मुकाबले में बहुत ज्यादा करीब से जड़ा हुआ है।
लिहाजा 100 घुस्टस जदीद गार्ड्स डोमेन में इतने ज्यादा खिलाड़ी ला सकता था। दरहकीकत सैफ अली को तो ये भी शुबा था कि वो पुरस्रार इलाका जिसमें बेजान कांटा और दीगर पहले गिरे थे 100 घुस्टस की अपनी दुनिया थी। ताहम बेजान कांटा और दीगर को गार्ड्स डोमेन के इस दूसरे वर्जन के बारे में ज्यादा जानने से पहले ही जदीद गार्ड्स डोमेन में वापस भेज दिया गया था। इससे यह भी वाज़ेह हो जाएगा कि 100 घुस्टस के अराकीन में कदीम गार्ड्स डोमेन के खिलाड़ियों जैसी ही लेकिन थोड़ी दबी हुई गैर मामूली कैफियत क्यों महसूस होती थी। एक और चीज़ जिसने सैफ अली को हैरान किया वो ये थी कि स्टार लिंक हकीकत में 100 घुस्टस के साथ राब्ता कायम करने में कामयाब हो गया था। सैफ अली की पिछली जिंदगी में ऐसा कभी नहीं हुआ था। अब जबकि इतनी सारी ताकतें जमा हो गई हैं, मुझे डर है कि जीरो विंग के लिए बाद में हालात मुश्किल हो जाएंगे। मैं जानता हूं, है ना? स्टार लिंक, मेरकल और दीगर सुपर पावर्स के माहिरीन के अलावा यहां जमा होने वाले माहिरीन की तादाद ही जीरो विंग को परेशान करने के लिए काफी है। मैं हैरान हूं कि क्या जीरो विंग आने की हिम्मत भी करेगा। स्टार लिंक ने वाज़ेह तौर पर एक जाल बिछाया है। मुझे शक है कि वो आएगा। चूंकि ये स्टार लिंक की रहाइशगाह है, इसलिए अगर स्टार लिंक के माहिरीन अंदर कार्रवाई करते हैं तो शहर के एनपीसी सिपाहियों को कोई परवाह नहीं होगी। जीरो विंग के माहिरीन सिर्फ अपने आप पर ही भरोसा कर सकते हैं। मरकजी सड़क पर मौजूद खिलाड़ी जीरो विंग गैर मुतजलजल रूह और सुर्ख शहंशाह के लिए परेशान हुए बगैर न रह सके जब उन्होंने देखा कि मुख्तलिफ ताकतों के माहिरीन एक के बाद एक स्टार लिंक की रहाइशगाह में दाखिल हो रहे हैं। अगरचे स्काई स्प्रिंग सिटी में जीरो विंग को होम ग्राउंड का फायदा हासिल था, लेकिन जब माहिरीन की तादाद की बात आती थी तो तीनों गिल्ड्स 20 से ज्यादा सुपर पावर्स को कैसे हरा सकते थे। जिक्र न करें कि मुख्तलिफ बड़ी ताकतों के माहिरीन का एक गिरोह भी स्टार लिंक की हिमायत के लिए आया था। अगर लड़ाई की नौबत आई तो तीनों गिल्ड्स के पास बिल्कुल भी कोई मौका नहीं होगा। जब तक तीनों गिल्ड्स के माहिरीन यहां आने की हिम्मत करेंगे, सिर्फ मौत ही उनका इंतजार करेगी। फिर भी अगर तीनों गिल्ड्स नहीं आते तो उनकी साख खाक में मिल जाएगी। आखिरकार अगर इस मामले की खबर फैली तो हर कोई यकीनी तौर पर यही सोचेगा कि तीनों गिल्ड्स बुज़दिल हो गए हैं। अगर तीनों गिल्ड्स एक चैलेंज कबूल करने की हिम्मत भी नहीं रखते तो गार्ड्स डोमेन में टाइटनस बनने का उनका मकसद एक मजाक बनकर रह जाएगा। जब तमाशाई आपस में गुफ्तगू कर रहे थे, अचानक मरकजी सड़क के एक सिरे पर कई दर्जन खिलाड़ियों की एक टीम नमूदार हुई, जिसकी आमद ने जमा हुजूम को चौंका दिया। इसकी वजह यह थी कि ये खिलाड़ी तीनों गिल्ड्स के अराकीन थे। खिलाड़ियों की इस टीम की क़यादत कोई और नहीं बल्कि फायर डांस, गैर मुतजलजल रूह और अलूशी वर्ड्स कर रहे थे। मजीद बरा, इन तीनों के अलावा उनके साथ एक और प्रचार माहिर भी था। इस चौथे प्रचार खिलाड़ी ने जो हाला खारिज किया वो इतना खौफनाक था कि जमा हुजूम की सांसें रुक गईं। क्या जीरो विंग का एक और शख्स प्रचार पर पहुंच गया? वो शख्स वानिया होनी चाहिए, है ना? वो जो एहसास दे रही है वो पहले से बिल्कुल मुख्तलिफ है। हर कोई दंग रह गया जब उन्होंने तीनों गिल्ड्स की टीम की क़यादत करने वाली इस नाजुक शख्सियत को देखा। वानिया ने जादूगरनी का लिबादा पहना हुआ था जो रात के सितारों भरे आसमान जैसा था, और उसने अपने बालों को एक मुमासिल रिबन के साथ पोनी टेल में बांधा हुआ था। वो एक मुकद्दस कुल्लिरुक के बजाय एक दाना और पाकीज़ा देवी की तरह लग रही थी। इसका लेवल 131 तक पहुंच चुका था, जो अब तक देखे गए किसी भी दूसरे प्रचार खिलाड़ी से ज्यादा था। थोड़ी देर बाद वानिया और तीनों गिल्ड्स के दीगर अराकीन स्टार लिंक की रहाइशगाह के दाखिली दरवाजे पर पहुंच गए। गोया उनकी आमद की तवक्को थी। लो जीनिग्लो और उसके साथी उस वक्त दाखिली दरवाजे पर नमूदार हुए। जीरो विंग के ग्रुप के मुकाबले में लो जीनिग्लो की तरफ 5 प्रचार खिलाड़ी थे, जिनमें से 2 मेरकल से थे। ये इसके पास पहले मौजूद प्रचार खिलाड़ियों से एक ज्यादा था। नया इजाफा मेरकल का सौरभ फरियक मेरकल ड्रैगन था। इस वक्त मेरकल ड्रैगन पहले ही लेवल 130 तक पहुंच चुका था, और उसने जो जाबिराना हाला खारिज किया वो वानिया से जरा भी कम नहीं था। लो जीनिग्लो की तरफ देखते हुए अलजी वर्ड्स ने सर्द लहजे में कहा, लो जीनिग्लो, हम आ गए हैं। अब तुम उन्हें जाने दो। आपकी हिम्मत काबिल सिताइश है, वाइस गिल्ड लीडर अलुजी। ताहम मैंने अपना इरादा बदल लिया है। लापरवाही से मुस्कुराते हुए लो जीनिग्लो ने कहा, हमने इन लोगों को पकड़ने के लिए बड़ी तग-ओ-दो की है। अगर हम उन्हें इतनी आसानी से जाने दें तो क्या हम सुपर पावर्स की साख को धचका नहीं लगेगा? क्यों ना हम रहाइशगाह में एक मुकाबला करें? अगर आप जीत गए तो आप उन्हें लेकर जा सकते हैं। अगर आप हार गए
तो अब सब यहीं रहेंगे। क्या आप तीनों गिल्ड्स इस चैलेंज को कबूल करने की हिम्मत रखते हैं? चैप्टर 2813 ताकतवर मुकाबला। लो जीनिग्लो धीमे लहजे में बोला, लेकिन इसके अल्फाज पूरे इलाके में गूंज उठे। हर कोई इज़्तिरारी तौर पर फायर डांस और तीनों गिल्ड्स के दीगर अराकीन की तरफ देखने लगा। मुकाबला? ये तो दिलचस्प होने वाला है। मैं हैरान हूं कि क्या ज़ीरो विंग उसे कबूल करेगा। अगर वो नहीं करते तो वो इन मुख्तलिफ ताकतों के सामने खुद को शर्मिंदा करेंगे जिन्हें स्टार लिंक ने मदऊ किया है। अगरचे ज़ीरो विंग बड़ी धूमधाम से पहुंचा था, लेकिन स्टार लिंक की तरफ से भी पूरी तैयारी थी। स्टार लिंक की तरफ 5-4 खिलाड़ियों को देखकर ही कोई भी बता सकता था कि ज़ीरो विंग को इस सूरत हाल में कोई फायदा हासिल नहीं है। जिक्र न करें कि दोनों फरीक कई बार एक दूसरे से टकरा चुके थे और उन्हें शदीद नुकसान उठाना पड़ा था। ज़ीरो विंग, गैर मुतज़लज़ल रूह और सुर्ख शहंशाह पहले ही अपने माजी के फ़वाइद पर गुजारा कर रहे थे। उनका हथियारों और आलात का ज़ख़ीरा कम हो रहा था और उन्हें अपने अराकीन को उनके नुकसानात का मुआवजा देने में दुश्वारी हो रही थी। सादा अल्फाज में, अब सिर्फ हौसला ही तीनों गिल्ड्स को जिंदा रखे हुए था। ताहम, अगर तीनों गिल्ड्स ने मुकाबले से इनकार किया और वो हार गए, तो तीनों गिल्ड्स का हौसला पस्त हो जाएगा। इस वक्त तीनों गिल्ड्स के अराकीन की कारकर्दगी यकीनी तौर पर बुरी तरह मुतासिर होगी। इस सूरत हाल का इदराक करते हुए तमाशाई हुजूम लो जीनिग्लो की इस चालाकी पर हैरान रह गया। असल में हर कोई सोच रहा था कि स्टार लिंक सिर्फ ज़ीरो विंग से स्काई स्प्रिंग सिटी पर लगी महर हटवाने की कोशिश कर रहा है। ताहम, अगर स्टार लिंक मुकाबला जीत कर तीनों गिल्ड्स के टॉप जंगजुओं को स्टार लिंक में रोक लेता है, तो स्काई स्प्रिंग सिटी की महर अब कोई मसला नहीं रहेगी। जब तमाशाई आपस में धीमी आवाज में गुफ्तगू कर रहे थे, फायर डांस, वानिया, गैर मुतज़लज़ल दिल और अलूजी वर्ड्स ने मुख्तसर तौर पर एक दूसरे की तरफ देखा। ठीक है, फायर डांस ने लो जीनिग्लो की तरफ देखते हुए जवाब दिया। आपके जहन में किस किस्म का मुकाबला है, गिल्ड लीडर जीनिग्लो? उनका असल मंसूबा स्टार लिंक की रहाइशगाह में घुसकर अपने पकड़े गए अराकीन को बचाना था। ताहम, अब जबकि स्टार लिंक ने एक और 4 जंगजू हासिल कर लिया था, उनके मंसूबे का खतरा बिलाशुबा बढ़ गया था। जिक्र न करें कि सीक्रेट हैंड एसोसिएशन के एनपीसीज रहाइशगाह के अंदर छुपे हो सकते हैं। इस वक्त उन्हें न सिर्फ इन एनपीसीज बल्कि 5-4 जंगजुओं का भी मुकाबला करना पड़ेगा। ये वाकई उन्हें एक मुश्किल सूरत हाल में डाल देगा। आखिरकार प्रचार तक पहुंचने की सलाहियत रखने वाला कोई भी शख्स मामूली नहीं होता। दरहकीकत वो जंगी मेयार, हथियारों, आलात, लीगेसी वगैरह के लिहाज से गॉड्स डोमेन के बेहतरीन खिलाड़ियों में से थे। सादा सी बात है, दोनों फरीक एक एक शख्स को डुअल के लिए मुंतखब करेंगे और हम एक मैच में फाते का फैसला करेंगे, लो जीनिग्लो ने मुस्कुराते हुए कहा। कमांडर फायर डांस, आपका इस बारे में क्या ख्याल है? ठीक है, फायर डांस ने बगैर किसी हिचकिचाहट के इत्तेफाक किया। अच्छा, फायर डांस का जवाब सुनने के बाद लो जीनिग्लो मेरकल ड्रैगन की तरफ मुड़ा और कहा, हमारी तरफ से मेरकल ड्रैगन हमारी नुमाइंदगी करेगा। लो जीनिग्लो के अल्फाज पर मेरकल ड्रैगन ने हुआ में छलांग लगाई और स्टार लिंक की रहाइशगाह के ऊपर मंडलाने लगा। उसने खामोशी से ज़ीरो विंग के दस्ते की तरफ नीचे देखा, जो वाज़े तौर पर लड़ाई के लिए तैयार था। बड़ी बहन फायर, मुझे इसका मुकाबला करने दें, वानिया ने खुद को पेश किया। जब से मैं ट4 पर पहुंची हूं, मुझे दूसरे ट4 खिलाड़ियों के खिलाफ लड़ने का मौका नहीं मिला। मैं इसे खोना नहीं चाहती। फायर डांस और दीगर ने वानिया की बात पर एक दूसरे की तरफ देखा, उनके चेहरों पर हिचकिचाहट जाहिर हुई। हकीकत यह है कि लो जीनिग्लो ने मेरकल ड्रैगन को स्टार लिंक की नुमाइंदगी करने की हिम्मत की थी। इसका मतलब था कि उसे जीत का पूरा यकीन था, वरना वो मैदान में किसी तजर्बाकार ट4 खिलाड़ी को उतारता। यकीनन लो जीनिग्लो ने ऐसा फैसला इसलिए किया हो सकता है क्योंकि दूसरे ट4 खिलाड़ियों के पते पिछली चंद लड़ाइयों के दौरान खिल चुके थे। इसके बरक्स मेरकल ड्रैगन ने हाल ही में ट4 पर तरक्की पाई थी, इसलिए इसके पास मौजूद चालें अभी तक ज़ीरो विंग के लिए नामालूम थीं। ठीक है, लेकिन मोहतात रहना। आखिरकार फायर डांस ने सर हिलाया और वानिया की दरख्वास्त मान ली। उनका फरीक ये जंग हारने का मुतहम्मिल नहीं हो सकता था। ताहम ज़ीरो विंग के तजर्बाकार ट4 खिलाड़ियों को भी स्टार लिंक के तजर्बाकार ट4 खिलाड़ियों जैसे ही मसले का सामना था। दूसरी तरफ वानिया जंगी मेयार में इन तीनों से ज़रा भी कम नहीं थी। अब जबकि इसने भी ट4 पर तरक्की पाली थी, ये कहने की ज़रूरत नहीं कि उसकी ताकत उनके बराबर थी।
लिहाजा वानिया को जीरो विंग की नुमाइंदगी करने देना कोई बुरा फैसला नहीं था। गैर मुतजलजल दिल और सुर्ख शहंशाह ने फायर डांस के फैसले की मुखालफत नहीं की। इसके बजाय उन्होंने वानिया को मेरकल ड्रैगन की पहुंच से दूर रहने की तंबीह की, वरना मेरकल ड्रैगन के बिजली की रफ्तार जैसे हमले वानिया जैसी जादुई क्लास की खिलाड़ी को तबाह कर देंगे। इसके बाद वानिया ने भी इसी तरह हवा में छलांग लगाई और मेरकल ड्रैगन से 100 गज के फासले पर मंडलाने लगी। मैं पिछली बार शाइस्ता से अपनी बुनियादी खुसूसियात की वजह से हारा था, लेकिन तुम शाइस्ता जैसी खुश किस्मत नहीं होगी, मेरकल ड्रैगन ने वानिया की तरफ सर्द और मगरूर नजरों से देखते हुए कहा, क्योंकि मैं इस बार तुम्हारे खिलाफ पूरी संजीदगी से आऊंगा। मेरकल ड्रैगन के बोलने के बाद इसके जिस्म से तवानाई की लहरें निकलें और फौरी तौर पर आसपास के इलाके को अपनी लपेट में ले लिया। दरी असना, जो लोग उसके माना डोमेन की जद में आए, उन्होंने फौरी तौर पर महसूस किया कि उनके जिस्म नाकाबिल यकीन हद तक भारी हो गए हैं, यहां तक कि टीम के खिलाड़ियों के लिए भी अपने जिस्म को हरकत देना मुश्किल हो गया। सुपर ग्रेविटी डोमेन फायर डांस ने मेरकल ड्रैगन के माना डोमेन का तजर्बा करते हुए लाशोरी तौर पर पेशानी सुख। ये पहला मौका था जब इसने इतने ताकतवर माना डोमेन का तजर्बा किया था। अगरचे ये सुपर ग्रेविटी डोमेन खिलाड़ियों की बुनियादी खुसूसियात को मुतासिर नहीं करता था, लेकिन बढ़ी हुई कशिश सिफिल खिलाड़ियों की नकल व हरकत को नुमाया तौर पर मुतासिर करेगी। दरहकीकत फायर डांस ने अंदाज़ा लगाया कि इस माना डोमेन की वजह से इसकी नकल व हरकत आधी रह जाएगी। ये कहने की ज़रूरत नहीं कि जादुई क्लास के खिलाड़ी जिनके पास ज़्यादा ताकत नहीं होती, इस माना डोमेन में उनका हाल और भी बुरा होगा। इससे पहले कि फायर डांस और दीगर अपने सदमे से संभल पाते, मेरकल ड्रैगन ने अपनी चांदी की बड़ी तलवार म्यान से निकाल ली। फौरी तौर पर न सिर्फ इसके खारिज करदा हाले की शिद्दत आसमान को छूने लगी, बल्कि इसके जिस्म से तवानाई की एक और लहर फैल गई। पहली तवानाई की लहर के बरक्स, इस लहर ने हवा में बहते हुए माना को साकिन कर दिया। नामुमकिन, गैर मुतजलजल दिल मेरकल ड्रैगन की तरफ देखते हुए अपनी आंखों पर यकीन न कर सका। 2 डवमेंस चार खिलाड़ी के लिए एक माना डोमेन हासिल करना ही नाकाबिल यकीन हद तक मुश्किल होता है। लिहाजा कोई भी चार खिलाड़ी जो ऐसा करने में कामयाब हो जाता है, वो दूसरे चार खिलाड़ियों के दरमियान भी एक बड़ी ताकत बन जाता है। अब मेरकल ड्रैगन ने इंकिशाफ किया कि इसके पास दरहकीकत 2 माना डवमेंस हैं। उसने माना डवमेंस के बारे में गैर मुतजलजल दिल की समझ को मुकम्मल तौर पर पाश कर दिया। दरी असना, लो जीनिग्लो और स्टार लिंक की तरफ के दीगर लोग जो रहाइशगाह के दाखिली दरवाजे पर खड़े थे, फायर डांस और तीनों गिल्ड्स के दीगर अराकीन के रद्द अमल देखकर मुस्कुरा दिए। कमांडर फायर डांस, हारने के लिए तैयार हो जाए। मेरकल ड्रैगन के पास सुपर ग्रेविटी डोमेन और स्पेस फ्रीजिंग डोमेन है। वो जादुई क्लासों के लिए एक मुकम्मल आफत है। लो जीनिग्लो ने फायर डांस की तरफ देखते हुए इत्मीनान से मुस्कुरा कर कहा, यकीनन नतीजा नहीं बदलेगा चाहे अब किसी और को मैदान में उतारें। इन 2 माना डवमेंस के असरात के तहत कोई भी मेरकल ड्रैगन को इनफरादी लड़ाई में शिकस्त नहीं दे सकता। डुअल डोमेन सिर्फ 2 माना डवमेंस का मजमुआ नहीं था, बल्कि दोनों माना डवमेंस के असरात एक दूसरे पर चढ़ेंगे और कई गन्ना ज्यादा नताइज पैदा करेंगे। जब मेरकल ड्रैगन ने अपने दोनों माना डवमेंस को फाल किया, तो वो स्टार लिंक के 2 तजर्बाकार 4 खिलाड़ियों का बैक वक्त मुकाबला कर सकता था और फिर भी अपनी जगह पर कायम रह सकता था। दरी असना, तमाशाई भी इस मंजर पर जोश में आ गए। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि एक शख्स के पास 2 माना डवमेंस हो सकते हैं, जैसा कि सौरभ फरियत से तवक्को थी। यहां तक कि ब्लैक फुलियम को भी मेरकल ड्रैगन के खिलाफ जाने में मुश्किल होगी। मैं जानता हूं, है ना? ब्लैक फुलियम सिर्फ इसलिए नुमाया हुआ क्योंकि वो खुशकिस्मत था कि सबसे पहले 4 पर पहुंच गया। लेकिन ऐसी सूरत हाल में जहां दोनों फरीक 4 पर हों, कोई भी लड़ाई के बगैर ये नहीं बता सकता कि तलवारबाजी में वाकई बेहतरीन कौन है। सीक्रेट पवेलियन ब्लैक फुलियम को मनमानी तौर पर मजबूत तरीन कैसे करार दे सकता है? तमाशाई मेरकल ड्रैगन की सलाहियतों से दंग रह गए। आखिरकार ये पहला मौका था जब इनमें से किसी ने डुअल डोमेन देखा था। कोई भी इसके अंदर फंसे हुए 3 खिलाड़ियों को देखकर डुअल डोमेन के असरात का आसानी से अंदाजा लगा सकता था। इस वक्त ये 3 खिलाड़ी जबरदस्त दबाव की वजह से सड़क पर घुटनों के बल गिरे हुए थे। ये नतीजा इस माना डोमेन से कहीं ज्यादा था जो सैफ अली ने पहले दिखाया था। कमांडर, क्या हमें अब मुदाखलत करनी चाहिए? बेजान कांटा ने सैफ अली की तरफ देखते हुए पूछा। ये डुअल डोमेन एक मुश्किल मरहला होने वाला है। अगर सिर्फ वानिया अकेली है
तो मुझे डर है कि نہیں ہم دیکھنا جاری رکھیں گے، سیف علی نے سر ہلاتے ہوئے اور مسکراتے ہوئے جواب دیا، اگر ہم ابھی کارروائی کرتے ہیں تو ہر کوئی سوچے گا کہ زیرو ونگ کے پاس بھروسہ کرنے کے لیے کوئی قابل لوگ نہیں ہے، لیکن وہ اسپیس فریزنگ ڈومین فوری نقل و حرکت کے استعمال کو روکتا ہے۔ میرکل ڈریگن اپنی رفتار اور طاقت کے لیے بھی جانا جاتا ہے، اس کی جیت کے امکانات واقعی بہت کم ہیں، بے جان کانٹا نے دلیل دی۔ اگرچہ وہ سمجھ رہا تھا کہ سیف علی کیا کہنا چاہ رہا ہے، لیکن میرکل ڈریگن کا ڈوئل ڈومین جادوئی کلاس کے کھلاڑیوں کے لیے ایک بہترین طور تھا۔ پرسکون رہو ہنستے ہوئے سیف علی نے وانیا کی طرف دیکھا اور کہا، زیادہ مانا ڈومینس ہونا لازمی طور پر کوئی فائدہ نہیں ہے، مزید یہ کہ وانیا کی طاقت اب پہلے جیسی نہیں رہی۔ جیسے ہی سیف علی کی بات ختم ہوئی، انہوں نے وانیا کو اڑتے سائے نکالتے ہوئے دیکھا، تاہم پہلے کے مقابلے میں موجودہ تیز سائے سے کہیں زیادہ خوفناک حالہ خارج ہو رہا تھا۔ جس لمحے وانیا نے اسے تھاما، موت کا ایک حالہ فوری طور پر گرد و نواح میں پھیل گیا۔ ایک ڈوئل ڈومین حیرت انگیز ہو سکتا ہے، لیکن ایک تنہا مانا ڈومین بھی لازمی طور پر کمتر نہیں ہوتا۔ یہ کہنے کے بعد وانیا نے اپنے مانا باڈی کو پوری صلاحیت پر چلایا۔ اگلے ہی لمحے اس کے جسم سے توانائی کی لہریں نکلیں، جس نے فوری طور پر میرکل ڈریگن کے ڈوئل ڈومین کو پیچھے دھکیل دیا اور اسے وانیا سے 30 گز سے زیادہ دور پھیلنے سے روک دیا۔ دونوں اطراف کے مانا ڈومینس کے درمیان فرق فوری طور پر واضح ہو گیا۔ چیپٹر 2814 اسٹرومی نصر کی طاقت۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ ایک ڈوئل ڈومین ایک سنگل ڈومین سے کیوں ہار گیا؟ آسمان کی طرف دیکھنے والے مختلف ماہرین حیران رہ گئے جب انہوں نے میرکل ڈریگن کے ڈوئل ڈومین کو دبتے ہوئے دیکھا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ ایک سنگل ڈومین ڈوئل ڈومین کے خلاف کیسے جیت سکتا ہے۔ آخر کار وانیا کے مانا ڈومین سے نکلنے والا مانا اور دباؤ دونوں ہی میرکل ڈریگن کے ڈوئل ڈومین سے کمزور تھے۔ یہ دلچسپ ہے، اس چھوٹی خوبصورتی نے حقیقت میں مانا پر علم اور کنٹرول کے معاملے میں میرکل ڈریگن کو بڑے فرق سے پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ 100 گھسٹس کا گلڈ ایمبلم پہنے ہوئے ایک خوبصورت نوجوان نے وانیا کی طرف دیکھتے ہوئے اپنے چہرے پر ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ زیرو ونگ میں ایسا ٹیلنٹ ہوگا۔ یہاں کے لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف اعلیٰ بنیادی خصوصیات ہونا ہی کافی ہے، وہ نہیں جانتے کہ 4 کھلاڑیوں کے لیے سب سے اہم خصوصیات اجنگی معیار نہیں بلکہ مانا پر کنٹرول اور سمجھ ہے۔ خوبصورت نوجوان کے پاس کھڑی چھوٹی نیلی آنکھوں والی خوبصورت عورت نے طنز کیا، ایک مانا ڈومین کسی علاقے کے مانا کو اپنا بنانے کا نتیجہ ہوتا ہے۔ میرکل ڈریگن اپنے 2 مانا ڈومینس کے مانا کو صرف بنیادی معیار پر چلا سکتا ہے، وہ مانا پر بہتر کنٹرول رکھنے والے کسی شخص کے خلاف کیسے جیت سکتا ہے؟ وانیا کی طرف تجسس سے دیکھتے ہوئے خوبصورت نوجوان نے کہا، لیکن یہ چھوٹی خوبصورتی کافی ذہین ہے، ہم اسے اپنے ساتھ شامل کر سکتے ہیں اور اسے اپنے بیرونی معاون اراکین میں سے ایک بنا سکتے ہیں۔ اب اپنی پرانی عادتوں پر دوبارہ عمل نہ کرو، یہ نہ بھولو کہ ہم اس بر اعظم پر کیوں آئے ہیں، چھوٹے بالوں والی عورت نے خبردار کیا۔ پرسکون رہو، میں جانتا ہوں کہ میں کیا کر رہا ہوں، اس بر اعظم پر کوئی بھی میرا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ زیرو ونگ کا اتحاد اس بار یقینی طور پر ٹوٹ جائے گا، کچھ نہیں بدلے گا چاہے وہ بلیک فلیم ہی کیوں نہ آ جائے۔ اگر یہ چھوٹی خاتون زیرو ونگ کی حفاظت کرنا چاہتی ہے تو اس کے پاس میرے سامنے گڑگڑانے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہوگا، وہ اس وقت یقینی طور پر جال میں پھنس جائے گی، خوبصورت نوجوان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ جنگی کلہاڑا اٹھائے ہوئے چھوٹے بالوں والی خوبصورتی نے نوجوان کے بیان کی تردید نہیں کی۔ آخر کار یہ واقعی سچ تھا کہ وہ صرف ایک لفظ سے زیرو ونگ کو زندہ رکھ سکتے تھے۔ جب 100 گھسٹس کے جوڑے آپس میں گفتگو کر رہے تھے، میرکل ڈریگن نے کارروائی شروع کر دی تھی۔ اس حقیقت سے بے نیاز کہ اس کا ڈوئل ڈومین دب گیا تھا، وہ وانیا کے 50 گز کے اندر اڑ کر آیا اور اپنی بڑی تلوار لہرائی۔ 9 ایکسٹریم سلیشز 4 لیگیسی اسکل لائٹ شر۔ تلوار کی 9 روشنیاں خلا کو چیرتی ہوئی فوری طور پر وانیا کے گرد نمودار ہوئیں۔ مزید برآں، گویا یہ ثابت کرنے کے لیے کہ میرکل ڈریگن پہلے ہی ڈومین ریلم تک پہنچ چکا ہے، تلوار کی 9 روشنیاں وانیا کے گرد زندہ بندروں کی طرح گھومنے لگیں، ان کے حملے کے راستے ناقابل پیش گوئی تھے۔ اس مشکل چال کا سامنا کرتے ہوئے وانیا نے اپنا سٹاف جھٹکا اور بلنک کو فعال کیا، فوری طور پر 30 گز دور نمودار ہوئی اور عین وقت پر تلوار کی 9 روشنیوں سے بچ گئے۔ بوم! وانیا کے بلنک استعمال کرنے کے ایک لمحے بعد
तलवार की 9 रोशनियां उसके असल मकाम पर जमा हुईं और फट गईं, जिससे 20 गज के दायरे में मौजूद इलाका एक खाली खला में तब्दील हो गया। इस हमले की ताकत अमली तौर पर इसी लेवल के सुपीरियर मिथक मोनस्ट्रस के बराबर थी। ताहम इससे पहले कि वानिया सुकून का सांस ले पाती, इसके गिर्द तलवार की कई और रोशनियां नमूदार हुईं, जिसका जवाब इसने दोबारा ब्लिंक इस्तेमाल करके दिया। ये अमल बार बार दोहराया गया। तलवार की रोशनियां वानिया का साए की तरह पीछा कर रही थीं। इस मंजर ने तमाशाई हुजूम को दंग कर दिया। आखिरकार उस वक्त मिरेकल ड्रैगन एक मेली खिलाड़ी के बजाय एक रेंजड खिलाड़ी की तरह लग रहा था। जब भी वो अपनी बड़ी तलवार लहराता, वानिया के गिर्द तलवार की कई रोशनियां नमूदार हो जाती। दोनों खिलाड़ियों के दरमियान फासले के बावजूद ऐसा लग रहा था जैसे मिरेकल ड्रैगन बिल्कुल वानिया के पास ही हो। मिरेकल ड्रैगन वाकई पीछे नहीं हट रहा। दाखिली दरवाजे पर खड़े 1000 माइल्स आसमान में लड़ाई देखते हुए हंस पड़े। इस रफ्तार से लड़ाई 10 सेकंड से भी कम वक्त में खत्म हो जाएगी। मिरेकल ड्रैगन एक मैजिक सॉर्ड ज़मीन था। इसकी क्लास जादू को तलवार के साथ बेहतरीन तरीके से जोड़ती थी। ये क्लास मेली लड़ाई के साथ साथ रेंजड लड़ाई में भी माहिर थी। अगरचे ये वाकई हैरत अंगेज था कि वानिया मिरेकल ड्रैगन के डुअल डोमेन को बेकार करने में कामयाब रही, लेकिन लाइटस्टर स्कल की बदौलत मिरेकल ड्रैगन अब भी अपने खुदाई तेज हमलों की ताकत का भरपूर मुजाहरा कर सकता था। तुम्हारे पास नकलो हरकत की बहुत सी महारतें हो सकती हैं, लेकिन जब तक मेरी लाइटस्टर स्कल फाल है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कहाँ भागती हो, बस खामोशी से हथियार डाल दो। मिरेकल ड्रैगन ने वानिया को मुसलसल अपने हमलों से बचते हुए देखकर तंजिया मुस्कुराहट के साथ कहा। ज्यादातर लोग तवक्को कर सकते हैं कि जादुई क्लास के खिलाड़ियों के खिलाफ जाने में वो नुकसान में रहेगा, लेकिन वो एक मैजिक सॉर्ड ज़मीन था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि वो करीब से लड़ता है या दूर से। वो लड़ाई की दोनों शक्लों में माहिर था। दरी असना लाइटस्टर का दौरानिया 3 मिनट था। चाहे वानिया के पास नकलो हरकत की कितनी ही महारतें क्यों ना हों, उसके पास यकीनी तौर पर 3 मिनट तक चलने के लिए काफ़ी नहीं होंगी। और एक बार जब उसकी नकलो हरकत की महारतें खत्म हो गईं, तो वो सिर्फ मौत का इंतजार ही कर सकती थी। आपके इंतबा का शुक्रिया। मगरूर मैजिक सॉर्ड ज़मीन की तरफ देखते हुए वानिया ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, अगर मैं अकेली हूं तो शायद मैं उनसे ना बच सकूं, लेकिन क्या होगा अगर मेरी अपनी कई कापियां हों? ये कहने के बाद वानिया ने अपना स्टाफ लहराया और अपने वसी स्टार डोमेन के अंदर अपनी दर्जनों एक जैसी कापियां तलब कर ले। फिर वानिया और उसकी कापियों की शक्लें धुंधली हो गईं, जिससे एक दूसरे में तमीज करना नामुमकिन हो गया। डब्बिल गेंगुर्स। मिरेकल ड्रैगन लम्हा भर के लिए चौंक गया। नहीं, उनके हाले डब्बिल गेंगुर्स होने के लिए बहुत कमजोर हैं। वो सिर्फ वहम होने चाहिए और सिर्फ एक ही माद्दी जिस्म होना चाहिए। देखो मैं तुम्हारी इस चाल को कैसे तोड़ता हूं। मिरेकल ड्रैगन ने दीवानावार अपनी बड़ी तलवार लहराना शुरू कर दी। पहले के बरक्स उसकी तलवार की रोशनियां अब एक ही नुक्ते पर जमा नहीं हो रही थीं। इसके बजाय वो वानिया के स्टार डोमेन के चारों तरफ बखर गईं। जहां से भी वो गुजरी वहां खाली खला छोड़ गईं और स्टार डोमेन को मौत की जगह में तब्दील कर दिया। दीवानावार हमलों के सिलसिले के बाद 300 गज के दायरे पर मुहित स्टार डोमेन सिया खला से भर गया। ये नतीजा 4 मैजिक सॉर्ड ज़मीन की ताकत का भरपूर मुजाहरा था। तुम मरते दम तक बाहर नहीं आओगी। मिरेकल ड्रैगन अपने सामने मौजूद तारीक खला को देखते हुए हैरान रह गया। इसके हमलों ने कोई कोना अछूता नहीं छोड़ा था। अगरचे 4 खिलाड़ी वाकई खाली खला के अंदर जिंदा रह सकते थे, लेकिन वो सिर्फ थोड़ी देर के लिए ऐसा कर सकते थे। अगर वो वहां ज्यादा देर रहे तो फिर भी मर जाएंगे। ताहम जैसे ही मिरेकल ड्रैगन की बात खत्म हुई, वानिया सिया खला से बाहर निकल आई, बिल्कुल महफूज। ये वाज़ेह था कि मिरेकल ड्रैगन के अभी के दीवानावार हमले ने इसे मुतासिर नहीं किया था। वो हर चीज से बच गई। मिरेकल ड्रैगन इस मंजर पर हैरान रह गया। वो अपने हमलों की रफ्तार को बहुत अच्छी तरह जानता था। सिर्फ ब्लिंक जैसी महारतें इस्तेमाल करके ही जादुई क्लास के खिलाड़ी उनसे बच सकते थे। बचने के लिए सिर्फ जिस्मानी हरकत पर इन्हिसार करना नामुमकिन था। इसके हमलों को बर्दाश्त करना भी सरासर हमाकत होती, और इसे वानिया को ऐसा करते देखकर बहुत खुशी होती। आखिरकार इसके तेज और पुरतशद्दुद हमलों के खिलाफ उसका दिफा यकीनी तौर पर कमजोर पड़ जाता। बहरहाल वानिया महफूज रही, यहां तक कि इसका लिबादा भी सलामत था। इससे साबित हुआ कि वानिया हकीकत में उसकी तलवार की तमाम रोशनियों से बच गई थी। हैरत अंगेज
इन तेज हमलों से निपटने के दौरान मुझे अपने मंत्र पढ़ने का वक्त भी नहीं मिला। शुक्र है कि मेरा स्टार डोमेन इत्तेफाक से तुम्हारा तोड़ है, वरना ये वाकई एक मुश्किल लड़ाई होती। वानिया ने अपने अर्ध गिर्द की तारीख जगह को देखते हुए अफसोस से आह भरी। अगरचे इसने जो डब्बिल गेंगुर्स तलब किए थे वो वहम की तरह लग सकते थे, लेकिन वो एक खास मानों में हकीकी थे। इसकी वजह ये थी कि वो इन डब्बिल गेंगुर्स के दरमियान अपने असल जिस्म को आज़ादाना तौर पर मुंतकिल कर सकती थी। ये सलाहियत इसकी बिलिंक स्कल से कहीं ज्यादा मजबूत थी। मजीद बरा, अगरचे इस सलाहियत को इस्तेमाल करने में इर्तिकाज और माना खर्च होता था, लेकिन इसका कोई कोल डाउन नहीं था। और एक बार जब इस सलाहियत पर उसका कंट्रोल बेहतर हो गया तो वो मुमकिना तौर पर अपने स्टार डोमेन के अंदर अपनी हजारों कापियां तलब कर सकती थी। छोटी लड़की, तुम भी अपने गिल्ड लीडर की तरह मगरूर हो। मुझे यकीन नहीं आता कि तुम हमेशा के लिए मेरे हमलों से बच सकती हो, मेरकल ड्रैगन ने कहा। उसने फिर हमलों के एक और दूर की तैयारी में अपनी बड़ी तलवार थाम ली। ताहम, इससे पहले कि मेरकल ड्रैगन अपना हथियार लहराता, वानिया के पीछे मौजूद तारीख खला से साय की तलवारें नमूदार हुईं, जिनकी तादाद 600 थी। मेरकल ड्रैगन, क्या तुमने सोचा था कि मैं सिर्फ तुम्हारे हमलों से बचने के लिए खला में छपी हुई थी? नरमी से हंसते हुए वानिया ने कहा, मैंने तुमसे निपटने के लिए तैयारी में काफी वक्त गुजारा है। अब मुझे देखने दो कि तुम उन 600 साय की तलवारों को कैसे रोकते हो। जैसे ही वानिया की बात खत्म हुई, तबाकुन ताकत की हामिल 600 साय की तलवारें गोलियों की बौछार की तरह मेरकल ड्रैगन पर बरसना शुरू हो गईं। मेरकल ड्रैगन जानता था कि वो उन सब से बचने का कोई तरीका नहीं रखता। फौरी तौर पर उसने अपनी बरसरक स्कल को फ़ाल किया, जिससे इसकी बुनियादी खुसूसियात में ज़बरदस्त इजाफा हुआ और उसके हमले की रफ्तार दोगुनी हो गई। अगले ही लम्हे उसने अपनी बड़ी तलवार लहराई और एक के बाद एक साय की तलवारों को तेजी से रोकने लगा। बूम बूम बूम। जब भी मेरकल ड्रैगन अपनी बड़ी तलवार घुमाता, एक साय की तलवार उड़कर दूर चली जाती। ताहम वानिया के कंट्रोल में ये साय की तलवारें तेजी से अपने रास्ते दुरुस्त कर लेती और उस पर दोबारा हमला कर देती। स्टार लिंक की रहाइशगाह के ऊपर की जगह एक तारीख खला में तब्दील हो गई। लड़ाई की लहरें पूरे स्काई स्प्रिंग सिटी में फैल गईं। खिलाड़ियों के दरमियान तसादुम के बजाय वानिया और मेरकल ड्रैगन के दरमियान डुअल मोनस्टर्स के दरमियान तसादुम की तरह लग रहा था। इस लड़ाई को देखकर वहां मौजूद 3 खिलाड़ी अच्छी तरह समझ गए कि वो 4 खिलाड़ियों के सामने कितने मामूली है। मेरकल ड्रैगन की बेहतरीन कोशिशों के बावजूद साय की तलवारें बहुत ज्यादा थीं। मजीद बरा, वानिया भी मुसलसल अपने हमले के अंदाज में बारीक तब्दीलियां कर रही थी। नतीजे के तौर पर तकरीबन 20 सेकंड बाद मेरकल ड्रैगन से आखिरकार गलती हो गई और एक साय की तलवार उसके दिफा को चीर गई। सिर्फ एक हिट ने मेरकल ड्रैगन की एचपी का 1/4 हिस्सा खत्म कर दिया। मजीद बरा, अगले चंद सेकंडों में इससे 3 और गलतियां हुईं। अगले ही लम्हे फिजा में तसादुम अचानक रुक गया और मेरकल ड्रैगन की आंखें बादल नखास्ता बंद हो गईं जब इसका जिस्म स्टार लिंक की रहाइशगाह के अहाते में गिरा। सिर्फ वानिया और उसकी 600 साय की तलवारें हुआ में मंडलाती रहीं। उनसे खारिज होने वाले खौफनाक हाले ने हर किसी के दिल में खौफ पैदा कर दिया। गिल्ड लीडर लो जीनिग्लो, अब आप हमारे लोगों को रिहा कर सकते हैं। बाब 2815, तुम्हारी इतनी हिम्मत। वानिया के अल्फाज पर लो जीनिग्लो का चेहरा जर्द पड़ गया। लो जीनिग्लो ने कभी नहीं सोचा था कि मेरकल ड्रैगन हार जाएगा। मजीद बरा, वो इतनी बुरी तरह हारा था। अब न सिर्फ लो जीनिग्लो जीरो विंग को जलील करने में नाकाम रहा, बल्कि उसकी तरफ के हौसले को भी धचका लगा। इस सूरत-ए-हाल ने इसे इस बात पर परेशान कर दिया कि वानिया को क्या जवाब दे। लो जीनिग्लो अकेला नहीं था जो इस नतीजे पर हैरान रह गया। मुख्तलिफ बड़ी ताकतें भी हैरत ज़दा रह गईं। वहां मौजूद हर कोई वाज़े तौर पर बता सकता था कि मेरकल ड्रैगन खौफनाक हद तक ताकतवर था, फिर भी वानिया ने इससे भी ज्यादा ताकत का मुजाहिरा किया था। इस वक्त उन्होंने ये सोचना भी शुरू कर दिया कि वानिया बैक वक्त 2 या 3 या 4 माहिरीन का मुकाबला कर सकती है और फिर भी इसका पल्ला भारी रहेगा। तो ये है जीरो विंग की ताकत। हैरत अंगेज। इसके साथ स्टार लिंक और मुख्तलिफ सुपर पावर्स को ज्यादा आजिजी से काम लेना पड़ेगा। जिस आसानी से वानिया ने मेरकल ड्रैगन को शिकस्त दी थी, इससे वाज़े था कि उसके पास अभी भी ताकत बाकी थी। इसका मतलब था कि अगरचे जीरो विंग की तरफ स्टार लिंक की निस्बत 1 या 4 माहिर कम था, लेकिन फिर भी स्टार लिंक को इस सूरत-ए-हाल में कोई फायदा हासिल नहीं होगा।
बहुत खूब किया, गैर मुतजलजल दिल ने वानिया की तरफ ऊपर देखते हुए तारीफ की। अब जबकि स्टार लिंक की तरफ 1/4 कम हो गया है, चाहे लोजीनिग्लो अपनी बात से फिर जाए, हमारे पास अपने लोगों को बचाने का कहीं ज्यादा मौका है। अलुजरी वर्ड्स ने गैर मुतजलजल दिल की बात से इत्तेफाक किया। ये डुअल दोनों अतराफ के लिए बहुत अहमियत का हामिल था। अगर लोजीनिग्लो ने इस मामले को गलत तरीके से संभाला तो वो गार्ड्स डोमेन का मजाक बन जाएगा। आखिरकार लोजीनिग्लो ने अपनी बिसात से ज्यादा कदम बढ़ाया था। उसने दरहकीकत इस मौके पर इन्हिसार करते हुए स्टार लिंक को 5 बड़े सपर गिल्ड्स के बराबर एक वजूद बनाने का मंसूबा बनाया था। बस उसका अजीम मंसूबा पहले ही कदम पर नाकाम हो गया था। अगर वो इस वक्त सरनाम खड़ा न होता तो लोजीनिग्लो गालिबन अब तक खून थोक चुका होता। जब हर कोई सोच रहा था कि लोजीनिग्लो अपना दिमाग खो देगा तो वो शख्स दरहकीकत मुस्करा दिया। अच्छा, बहुत अच्छा, जैसा कि जीरो विंग के एक चोटी के माहिर से तवक्को थी। आपकी ताकत वाकई हैरान कुन है, लोजीनिग्लो ने वानिया की तरफ ऊपर देखते हुए हंसकर कहा। ठीक है, हम आपके लोगों को जाने देंगे। गिल्ड लीडर सॉरुड डेमन, जो टिर 4 पर पहुंच चुका था, लोजीनिग्लो की बात पर दंग रह गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि लोजीनिग्लो इतनी फैसलाकुन तौर पर जीरो विंग के लोगों को रहा कर देगा। अगर हम उनके लोगों को जाने देंगे तो वो और भी निडर हो जाएंगे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लोजीनिग्लो ने लापरवाही से सॉरुड डेमन की तरफ देखते हुए कहा। उन्हें रहा कर दो। सॉरुड डेमन के पास तीनों गिल्ड्स के पकड़े गए अराकीन को रहा करने के अलावा कोई चारा नहीं था। अगले ही लम्हे एलोरंग समर, शेडो सॉरुड, मरीशा, बिलू गाउन और कई दूसरे खिलाड़ी स्टार लिंक के गिल्ड हॉल से बाहर निकल आए। जिस वक्त से वो इमारत से निकले जब तक वो रहाइशगाह के दाखिली दरवाजे से बाहर नहीं निकल गए, स्टार लिंक मुख्तलिफ सपर पावर्स के किसी भी रुक ने उन्हें नहीं रोका। वो बगैर लड़े उन्हें रहा कर रहा है। गैर मुतजलजल दिल मरीशा और दीगर को आज़ाद देख कर दंग रह गया। सच्ची बात तो ये है कि गैर मुतजलजल दिल को लोजीनिग्लो की पहले कही गई किसी बात पर यकीन नहीं था। इसकी हैरत की इंतहा न रही जब लोजीनिग्लो ने हकीकत में अपना वदा पूरा किया और पकड़े गए खिलाड़ियों को बगैर लड़े रहा कर दिया। ताहम जैसे ही एलोरंग समर और दीगर की बंदिशें हटाई गईं, एलोरंग समर चलाई, भागो कमांडर, अब लोगों को यहां से जल्दी निकलना होगा, ये एक जाल है। बदकिस्मती से जैसे ही एलोरंग समर की बात खत्म हुई, स्टार लिंक की रहाइशगाह के ऊपर आसमान में अचानक एक 3 तहों वाला जादुई दायरा नमूदार हुआ। जादुई दायरा फौरी तौर पर फैल गया और 1000 गज के दायरे को ढांप लिया। स्टार लिंक और मुख्तलिफ सपर पावर्स के अराकीन के अलावा इस रुकावट में फंसे हुए हर शख्स ने महसूस किया कि उनके जिस्म भारी हो रहे हैं। यहां तक कि गैर मुतजलजल दिल जैसे टिर 4 खिलाड़ियों ने भी महसूस किया कि उनकी बुनियादी खुसूसियात में 30% कमी आ गई है। भागो, तुम लोगों को लगता है कि तुम आज यहां से भाग सकते हो? लोजीनिग्लो ने जीरो विंग, गैर मुतजलजल रूह और सुर्ख शहंशाह के अराकीन की तरफ देखते हुए तंज किया। मैंने आपके लोगों को रहा कर दिया है, इसलिए ये न कहीं कि मैंने अपने मुआहदे की पासदारी नहीं की। ताहम क्या आप यहां से जिंदा निकल सकते हैं, ये एक अलग मामला है। ओ, वैसे ये जादुई रुकावट एक मास्टर बैरियर है। अब टिर 4 वालों को तो छोड़ें, एक सुपीरियर मिथक मोन्स्टर भी इसे तोड़कर बाहर नहीं निकल सकता। इसी वक्त जब लोजीनिग्लो की बात खत्म हुई, 3 एनपीसीज स्टार लिंक की रहाइशगाह से उड़कर बाहर आए और हुआ से तीनों गिल्ड्स के अराकीन की तरफ नीचे देखा। इन 3 एनपीसीज के ज़हूर के साथ ही वानिया का स्टार डोमेन फौरी तौर पर एक कहीं ज्यादा मजबूत और पुरतशद्दुद माना डोमेन के जेर असर आ गया। नतीजे के तौर पर इसका स्टार डोमेन सिमटकर इससे सिर्फ 50 गज दूर रह गया। दरी असना इन 3 एनपीसीज को देखकर वहां मौजूद हर शख्स की सांसें रुक गईं। लेवल 160, एचपी 18 करोड़, लेवल 160, एचपी 33 करोड़, लेवल 162, एचपी 27 करोड़, 3 टिर 4 एनपीसीज, ये कैसे मुमकिन है? मुख्तलिफ बड़ी ताकतों के अराकीन उन 3 एनपीसीज को देखकर सदमे से हक्का बका रह गए। अगरचे वो जानते थे कि स्टार लिंक ने तीनों गिल्ड्स के ओहदेदारों को पकड़ने के लिए सीक्रेट हैंड एसोसिएशन के साथ मिलकर काम किया था, लेकिन उन्होंने सोचा था कि सिर्फ एक टिर 4 एनपीसी स्टार लिंक की मदद कर रहा है। अब 3 टिर 4 एनपीसीज नमूदार हो गए थे। उनकी मुश्तरका जंगी ताकत स्काई स्प्रिंग सिटी को भी तबाह करने के लिए काफी थी।
मेल्ट कबीरा, एक बूढ़ा आदमी जो बज़ाहिर अपनी 50 की दहाई में था और एक क्रिस्टल नुमा कमान उठाए हुए था, लो जीनिग्लो की तरफ मुड़ा और कहा, गिल्ड लीडर जीनिग्लो, अपने इस बार अच्छा काम किया है। हमारी एसोसिएशन मुआहिदे के मुताबिक सीक्रेट कोऑर्डिनेट टावर का कंट्रोल हासिल करने में आपकी मदद करेगी। शुक्रिया, कमांडर मेल्ट। लो जीनिग्लो मेल्ट कबीरा की बात पर खुशी से खिल उठा। लो जीनिग्लो का मकसद शुरू ही से तीनों गिल्ड्स के 4 अराकीन थे। इसने मेरकल ड्रैगन को डुअल में हिस्सा लेने का मौका सिर्फ इसलिए दिया था ताकि तवज्जो हटाई जा सके जबकि सीक्रेट हैंड एसोसिएशन जादुई रुकावट कायम कर रही थी। आखिरकार इतनी ताकतवर रुकावट कायम करने से माना में जबरदस्त उतार चढ़ाव पैदा होता। सिर्फ 2-4 खिलाड़ियों के दरमियान डुअल ही माना के उन उतार चढ़ाव को छुपा सकता था। लिहाजा लो जीनिग्लो को कभी इस बात की परवाह नहीं थी कि मेरकल ड्रैगन डुअल जीता है या हारा। लो जीनिग्लो कितना सफाक है। वो शुरू ही से तीनों गिल्ड्स के टॉप जंगजुओं को खत्म करने की मंसूबाबंदी कर रहा था। ऐसा लगता है कि जीरो विंग का किस्सा खत्म हो गया। 3-4 एनपीसीज की ताकत ट्विन टावर्स किंगडम में बुनियादी तौर पर नाकाबिल तस्खीर है। इस वक्त हर कोई समझ गया था कि ये एक जाल था जो स्टार लिंक ने तीनों गिल्ड्स के लिए बिछाया था। जब तक तीनों गिल्ड्स के टॉप जंगजू यहां मारे जाएंगे, तीनों गिल्ड्स खत्म हो जाएंगे। वो अब स्टार लिंक और मुख्तलिफ सुपर पावर्स का मुकाबला करने की सलाहियत नहीं रखेंगे। तीनों गिल्ड्स के अराकीन के चेहरे ये सूरत हाल देखकर सिया पड़ गए। ये कैसे मुमकिन है? लो जीनिग्लो इतने ज्यादा 4 एनपीसीज की मदद हासिल करने में कैसे कामयाब हुआ? गैर मुतजलजल दिल हुआ में मौजूद 3-4 एनपीसीज की तरफ देखते हुए मायूसी महसूस किए बगैर न रह सका। उनके पास मौजूद मालूमात के मुताबिक मरीशा और दीगर को पकड़ने के वक्त सिर्फ 1-4 एनपीसी मौजूद था। उन्होंने असल में मंसूबा बनाया था कि वो और अलूजी वर्ड्स मिलकर इस 4 एनपीसी को रोकेंगे, जबकि वानिया और फायर डांस स्टार लिंक के 4 खिलाड़ियों का मुकाबला करेंगी। अब 4 एनपीसीज की तादाद जिनका उन्हें सामना करना था 3 गन्ना बढ़ गई थी। मजीद बरा, वो एक मास्टर बैरियर के अंदर भी फंसे हुए थे। वो चाहकर भी नहीं भाग सकते थे। जब तीनों गिल्ड्स के अराकीन ये सोच रहे थे कि क्या करें, मेल्ट कबीरा ने उनकी तरफ देखा। जीरो विंग के अराकीन को पकड़ लो, बाकी सबको रू के हमलों के जरिए कत्ल कर दो। मैं ब्लैक फुलियम को सीक्रेट हैंड एसोसिएशन को उकसाने के नताइज बताना चाहता हूं। मेल्ट कबीरा ने अपने पास मौजूद 2 लोगों को हुक्म दिया। जवाब में एल्डर विक्टर पालूम ने हंसते हुए कहा, इत्मीनान रखें कमांडर मेल्ट, आज जीरो विंग का कोई भी रुकन नहीं बच पाएगा। मेल्ट कबीरा के अल्फाज ने तमाशाई हुजूम को दंग कर दिया। ये एनपीसीज जीरो विंग के लिए यहां आए हैं। लानत है, जीरो विंग ने ऐसा किया कि एक एनपीसी फोर्स उनकी जान के पीछे पड़ गई। इस वक्त मुख्तलिफ बड़ी ताकतों को तो छोड़ें, गैर मुतजलजल दिल और अलूजी वर्ड्स भी दंग रह गए। एक एनपीसी फोर्स ने हकीकत में सिर्फ सैफ अली से बदला लेने के लिए इतनी ताकतवर पार्टी मुतहर्रिक की थी। ताहम इससे पहले कि गैर मुतजलजल दिल और अलूजी वर्ड्स इस मालूमात पर कोई रद्द अमल दे पाते, तीनों एनपीसीज ने अपनी हरकत शुरू कर दी, अलग होकर वानिया और फायर डांस की तरफ बढ़े। जीरो विंग, ये तुम्हारे गुनाहों का नतीजा है। लो जीनिग्लो तीनों एनपीसीज को कार्रवाई करते देखकर दीवानावार हंस पड़ा। मैंने तो इस बार कुछ किया भी नहीं। पहले लो जीनिग्लो तीनों गिल्ड्स की मुजाहमत से काफी परेशान महसूस कर रहा था। ताहम सैफ अली ने ड्रैगन हार्ट आइलैंड पर सीक्रेट हैंड एसोसिएशन को नाराज कर दिया था, जिसने बदले में एसोसिएशन को लो जीनिग्लो के साथ शराकतदारी तलाश करने पर उकसाया। वो इस वक्त खुशी से तकरीबन पागल हो गया था। अब जबकि एसोसिएशन के 3-4 एनपीसीज कार्रवाई कर रहे थे, जीरो विंग के अराकीन के बचने का कोई रास्ता नहीं था। अब इसे सिर्फ जीरो विंग की तबाही का इंतजार करना था और जीरो विंग के असासों पर कब्जा करना था। ताहम जैसे ही तीनों एनपीसीज फायर डांस और उसके साथियों तक पहुंचने वाले थे, जो मौत तक लड़ने के लिए तैयार थे, अचानक नान जंग में कहीं से तलवार की एक रोशनी नमूदार हुई। बिजली की रफ्तार जैसी इस तलवार की रोशनी ने सीधा मेल्ट कबीरा को निशाना बनाया, जो जीरो विंग के अराकीन के खिलाफ हमले की क़ियादत कर रहा था। ताहम मेल्ट कबीरा कोई आम 4 एनपीसी नहीं था। हमले का फौरी जवाब देते हुए उसने अपनी क्रिस्टल नुमा कमान को मैली हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया और करीब आती हुई तलवार की रोशनी पर ज़र्ब लगाई। बूम! एक धमाका हुआ और कई दर्जन गज के दायरे में मौजूद खला पाश पाश हो गया। एलिमेंटल हंटर 100 गज से ज्यादा दूर जा गिरा,
उसके सर के ऊपर 10 लाख से ज्यादा का नुकसान जाहिर हुआ। सीक्रेट हैंड एसोसिएशन, तुम्हारी इतनी हिम्मत! मैंने ड्रैगन हार्ट सिटी में तुमसे लड़ाई मोल लेने की जहमत नहीं की, फिर भी तुम लोगों में मेरे इलाके में आकर लड़ाई शुरू करने का हौसला है। ऐसा लगता है कि तुम लोग जिंदगी से तंग आ गए हो, बिल्कुल सबरूट की तरह। इससे पहले कि कोई अचानक हमले पर रद्दे अमल दे पाता, एक सर्द आवाज पूरे मान जंग में गूंज उठी। हर कोई आवाज के मुंबा की तरफ मुड़ा, ये जानने के लिए बेताब के मेल्ट कबीरा को किसने उड़ाकर दूर फेंका है। अगले ही लम्हे जो चीज सबकी नजरों में आई वो हुजूम से बाहर निकलता हुआ एक निकाब पोश आदमी था। इस आदमी ने एक सुनहरी तलवार थामी हुई थी जिस पर सुर्ख रंग के निशानात बने हुए थे, और उसके खौफनाक हाले ने उन्हें ऐसा महसूस कराया जैसे मौत का देवता मैदान जंग में उतर आया हो। ब्लैक फुलियम, चैप्टर 2816। कोई नहीं जा रहा। निकाब पोश आदमी को देखकर हर कोई अपनी आंखों पर यकीन न कर सका। आखिरकार मेल्ट कबीरा लेवल 162 का टिर-4 एनपीसी था। अगरचे वो सिर्फ एक टिर-4 रेंजर था जो ताकत पर मबनी क्लास नहीं थी, लेकिन फिर भी इसे लेवल्स के लिहाज से एक बड़ा फायदा हासिल था। वो बुनियादी तौर पर ऐसा वजूद नहीं था जिसका मौजूदा खिलाड़ी मुकाबला कर सकें। बहरहाल सैफ अली ने एक ही ज़र्ब में एलिमेंटल हंटर को उड़ाकर दूर फेंक दिया था। इसकी ताकत कितनी खौफनाक थी! वो वाकई वही ब्लैक फुलियम है। तमाशाई हुजूम में खड़े सिल्वर लाइन एडवेंचर टीम के मजबूत आदमी की हैरत की इंतहा न रही जब उसे सैफ अली की शनाख्त का पता चला। इसकी टीम के अराकीन भी इसी तरह दंग रह गए। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि वो अजनबी जिससे उनके कमांडर ने दोस्ती करने का फैसला किया था, हकीकत में इतना बड़ा आदमी होगा। मजीद बड़ा, वो एक ऐसा बड़ा आदमी था जो पूरे गार्ड्स डोमेन को हिलाने की सलाहियत रखता था। गिल्ड लीडर, फायर डांस और दीगर भी सैफ अली को अपनी तरफ आते देखकर हैरान रह गए। उन्होंने नहीं सोचा था कि सैफ अली पहले ही वापस आ चुका है। भाई ब्लैक फुलियम, अपने वाकई हमें इंतजार करवाया है। गैर मुतजलजल दिल ने सैफ अली को देखकर तल्ख मुस्कुराहट दी। अगरचे रोइड माउंटेन रेंज में जुदा होने के बाद से ज्यादा वक्त नहीं गुजरा था, लेकिन उनकी तरफ ऐसा महसूस हो रहा था जैसे महीने और साल गुजर गए हों, क्योंकि मुख्तलिफ सुपर पावर्स की तरफ से उन पर दबाव दिन बदन बढ़ता जा रहा था। खुशकिस्मती से उनके चोटी के माहिरीन ने लेवल 130 के नक्शों की तलाश के दौरान कई टिर-4 लीगेसी लैंड्स तलाश कर लिए थे। नतीजे के तौर पर उनके तीनों गिल्ड्स तेजी से 3 टिर-4 खिलाड़ी पैदा करने में कामयाब हो गए, जिसने फौरी तौर पर ट्विन टावर्स किंगडम में उन पर मौजूद दबाव को एक बड़े फर्क से कम कर दिया। वो सीक्रेट कोवन्नेट टावर से मुसलसल मुकम्मल 3 लीगेसीज भी हासिल कर रहे थे, जिसने उनके गिल्ड्स को तेजी से 3 खिलाड़ी पैदा करने की इजाजत दी। नतीजे के तौर पर उनके तीनों गिल्ड्स आज तक कायम रहने में कामयाब रहे थे, अगरचे बहुत मुश्किल से। सैफ अली की वापसी ने बिलाशुबा उनकी बर्दाश्त की ताकत में इजाफा कर दिया था। जब अलुशरी वर्ड्स ने सैफ अली को देखा तो उसने भी सुकून का गहरा सांस लिया। वो इस लम्हे तक बर्दाश्त करने के लिए तवील और सख्त जिदोजहद कर रहे थे। दरी असना सैफ अली के ज़हूर ने स्टार लिंक के धड़े के अराकीन में भी हलचल मचा दी। इनमें से किसी ने भी तवक्को नहीं की थी कि सैफ अली इतने अचानक और ताकतवर अंदाज में दोबारा नमूदार होगा। ब्लैक फुलियम, तुम आखिरकार खुद को जाहिर करने के लिए तैयार हो गए हो, लो जीनिग्लो ने सैफ अली की तरफ देखते हुए हंसकर कहा। मैं काफी अरसे से इंतजार कर रहा हूं। आज मैं तुम्हें अपनी आंखों के सामने जीरो विंग को तबाह होते देखूंगा। सब हमला करो। सच्ची बात तो यह है कि लो जीनिग्लो सैफ अली की आमद पर थोड़ा हैरान था। उसने कभी नहीं सोचा था कि सैफ अली मेहरबंद ड्रैगन हार्ट सिटी से इतनी जल्दी वापस आने के काबिल हो जाएगा। लो जीनिग्लो ने असल में फायर डांस और दीगर की तबाही को इस्तेमाल करते हुए सैफ अली को सामने आने पर मजबूर करने का मंसूबा बनाया था। अब इसे मजीद खुद को जहमत देने की जरूरत नहीं थी। जैसे ही लो जीनिग्लो की बात खत्म हुई, सौरो डेमन, विंड डेमन और टींगो, जो सब टिर-4 पर पहुंच चुके थे, जीरो विंग के अराकीन को घेरने के लिए बढ़े। बस रहायशगाह के दाखिली दरवाजे से निकलने के थोड़ी देर बाद ही 2 शख्सियात ने उनका रास्ता रोक लिया। आगे बढ़ने से पहले आपको हम दोनों को हराना होगा, बेजान कांटा ने अपनी पीठ पर लटका हुआ नेजा पकड़ते हुए और अपने सामने मौजूद 3 दुश्मनों पर लहराते हुए कहा। उस वक्त बेजान कांटा और तन्हानो ने अपने जिंदगी के हालों को छुपाना छोड़ दिया। 2 मजीद टिर-4 हाले पूरे मान जंग में फैल गए, जिसने सौरो डेमन के ग्रुप को दंग कर दिया। 2 और टिर-4। जीरो विंग के पास कितने टिर-4 हैं?
मुख्तलिफ बड़ी ताकतों ने हैरत से पुकारा जब उन्होंने बेजान कांटा और तन्हा नो के हाले महसूस किए। गेम के इस मरहले पर तो 4 खिलाड़ी अब भी नायाब थे। एक सुपर पावर खुशकिस्मत होगी अगर उसके पास एक भी तो 4 खिलाड़ी हो। फिर भी जो कुछ वो अब देख सकते थे इसकी बुनियाद पर जीरो विंग के पास पहले ही 5 तो 4 खिलाड़ी थे। यहां तक कि 5 बड़े सुपर गिल्ड्स के पास भी अभी तक इतनी ताकत नहीं थी। अब जीरो विंग के लोग वाकई काबिल हैं। बेजान कांटा और तन्हानों पर एक नज़र डालने के बाद लो जीनिग्लो सैफ अली की तरफ मुड़ा और तंज किया। बदकिस्मती से अब सब इस वक्त एक मास्टर बैरियर के अंदर है। चाहे अब की तरफ कितने ही ट्रिचार क्यों ना हूं, अब के पास जीत का कोई मौका नहीं है। ये सुनकर आसपास के तमाशाई अपनी हैरत से बाहर निकल आए और लो जीनिग्लो की बात से पूरी तरह इत्तेफाक किया। मार्च, तुम भी जाओ, 1000 मालिस ने साइलेंट मार्च की तरफ देखते हुए हुक्म दिया। इस बात को यकीनी बनाओ कि ब्लैक विलियम यहां से जिंदा ना निकले, वरना हमें बाद में परेशानी होगी। जी जनाब। सर हिलाते हुए साइलेंट मार्च ने अपना स्टाफ निकाला और सोरो डेमन की तीनों जोड़ी में शामिल हो गई। ये देख कर के साइलेंट मार्च, जो एक ट्रिचार नेक्रोमिनस्र थी, वो भी कार्रवाई कर रही है, तमाशाई खिलाड़ियों ने लाशौरी तौर पर आह भरी। अगरचे स्टार लिंक की तरफ अब भी तादाद कम थी, लेकिन इसे एक मास्टर बैरियर और 3 तो 4 एनपीसीज की मदद हासिल थी। जीरो विंग की तरफ कोई मौका नहीं था। ताहम इससे पहले के साइलेंट मार्च बेजान कांटा और तन्हानों के सामने पहुंच पाती, सैफ अली ने अचानक आसमान की तरफ तलवार लहराई। वर्ड ब्रेकर। अगले ही लम्हे एक शानदार चमक आसमान की तरफ बढ़ी और फौरी तौर पर जादुई रुकावट को चीर गई। इसके बाद रुकावट पाश पाश हो गई और जीरो विंग के अराकीन ने जो जबरदस्त दबाव महसूस किया था वो गायब हो गया। कौन सा मास्टर बैरियर? लो जीनिग्लो की तरफ देखते हुए सैफ अली ने इत्मीनान से पूछा, क्या तुम्हारा मतलब इस टूटी हुई चीज से है? सैफ अली के अल्फाज पर पूरे मान जंग में खामोशी छा गई। लो जीनिग्लो खास तौर पर मिट्टी हुई रुकावट को देखकर मुकम्मल तौर पर हक्का बका रह गया। नामुमकिन। यहां तक कि एक सुपीरियर मिथक मोन्स्टर को भी इस रुकावट को तोड़ने में दुश्वारी होती, वो उसे इतनी आसानी से कैसे? उस वक्त लो जीनिग्लो को ऐसा महसूस हुआ जैसे वो कोई डरावना ख्वाब देख रहा हो। तो ये आसमान इसके साथ मजाक कर रहा था। गिल्ड लीडर, क्या अब भी सिर्फ एक तो 4 खिलाड़ी है? इस वक्त लो जीनिग्लो और मुख्तलिफ सुपर पावर्स के अराकीन को तो छोड़ी, फायर डांस और दीगर भी इस मंजर पर सदमे से हक्का बका रह गए। ये एक ऐसी रुकावट थी जो सुपीरियर मिथक मोनस्टर्स को फंसाने की सलाहियत रखती थी। फिर भी सैफ अली ने इसे एक ही वार में तबाह कर दिया था। अच्छा नहीं हुआ। अब जबकि रुकावट टूट गई है, वो भाग सकते हैं। सूरत हाल पर तेजी से रद्द अमल देते हुए 1000 मालिस ने लो जीनिग्लो की तरफ देखा और ताकीद की, गिल्ड लीडर जीनिग्लो, हमें जल्दी से कोई मंसूबा सोचना होगा। अगर एक तो 4 खिलाड़ी भागना चाहे तो 4 एनपीसीज को भी उन्हें रोकने में दुश्वारी होगी। दरी असना, अगर उनका धड़ा जीरो विंग के अराकीन को जिंदा पकड़ने में नाकाम रहा तो उन्हें बाद में तीनों गिल्ड से निमटने में कहीं ज्यादा दुश्वारी होगी। दूसरी तरफ गैर मुतजलजल दिल और अलूजी वर्ड्स ने इस सूरत हाल पर सुकून का सांस लिया। जादुई रुकावट खत्म होने के बाद जब तक वो बखर कर भागेंगे, तीनों तो 4 एनपीसीज उन्हें नहीं पकड़ पाएंगे। मजीद बरा, वो अब भी स्काई स्प्रिंग सिटी के अंदर थे। अगर तीनों तो 4 एनपीसीज ने हंगामा बर्पा किया तो स्काई स्प्रिंग सिटी का तो 4 मजिस्ट्रेट यकीनी तौर पर मुदाखलत करेगा। इस वक्त मजिस्ट्रेट सीक्रेट हैंड के कम अज कम एक एनपीसी को रोकने के काबिल हो जाएगा। ताहम इससे पहले कि लो जीनिग्लो और 1000 मालिस अहकामात जारी कर पाते, सैफ अली स्टार लिंक की रहाइशगाह के ऊपर हुआ में उछला और अपने नीचे मौजूद हुजूम का जायजा लिया। इस सूरत हाल ने मुख्तलिफ तमाशाई खिलाड़ियों को उलझन में डाल दिया। वो समझ नहीं पा रहे थे कि सैफ अली भागने के बजाय स्टार लिंक की रहाइशगाह के करीब क्यों गया है। भागना? 1000 मालिस की तरफ देखते हुए सैफ अली हंसा और बोला, क्या तुम्हें लगता है कि सिर्फ तुम ही 4 एनपीसीज को तलब करने की सलाहियत रखते हो? आज कोई नहीं जा रहा, तुम सब यहीं रहोगे। ये कहने के बाद सैफ अली ने अपने बैग से 2 समन गार्ड स्क्रूलिज निकाले और उन्हें फ़ाल कर दिया। चैप्टर 2817 पांसा पलट गया। जैसे ही सैफ अली ने समन गार्ड स्क्रूलिज को फ़ाल करने के लिए मंत्र पढ़ा, इसके सामने 2 जादुई दायरे नमूदार हुए। 1 सेकंड बाद
ان جادوئی دائروں سے 2 شخصیات برآمد ہوئیں۔ ان 2 شخصیات کے ظہور کے ساتھ ہی وہاں موجود ہر شخص نے اپنے جسم پر ایک بے مثال دباؤ محسوس کیا۔ 4 پرسنل گارڈز۔ اس نے یہ کیسے کیا؟ مختلف بڑی طاقتوں کے اراکین کی سانسیں رک گئیں جب انہوں نے ہوا میں 2 نئی شخصیات کو دیکھا۔ گارڈز ڈومین میں بہت سے کھلاڑیوں کے پاس پرسنل گارڈز تھے، لیکن گیم کے اس مرحلے پر 4 پرسنل گارڈز رکھنے کی صلاحیت رکھنے والوں کو انگلیوں پر گننا جا سکتا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ این پی سیز کو کھلاڑیوں کے مقابلے میں 4 پر ترقی پانے میں کہیں زیادہ دشواری ہوتی تھی، یہاں تک کہ فائن گولڈ گارڈز کے پاس بھی کامیابی کا 25% سے زیادہ امکان نہیں تھا، اور ناکامی کی صورت میں ان پرسنل گارڈز کو اپنے پروموشن کویسٹ کو دوبارہ چیلنج کرنے سے پہلے ایک پورا مہینہ انتظار کرنا پڑتا۔ مزید برآں، کامیابی کی شرح میں ذرا بھی تبدیلی نہیں آتی۔ پھر بھی اب سیف علی نے حقیقت میں 4 پرسنل گارڈز طلب کر لیے تھے۔ دریں اثنا یہ 2 پرسنل گارڈز کوئی اور نہیں بلکہ کائٹ اور انم تھے۔ چونکہ دونوں این پی سیز پہلے اپنے 4 پروموشن کویسٹ کو چیلنج کرنے میں مصروف تھے، اس لیے سیف علی نے کافی عرصے سے انہیں طلب نہیں کیا تھا۔ خوش قسمتی سے کائٹ اور انم کے پاس ناقابل یقین حد تک اعلیٰ ترقی کی صلاحیت تھی۔ وہ دونوں کامیابی کے ساتھ 4 پر ترقی پا چکے تھے، اور ان کے موجودہ لیولز سیف علی سے بھی بڑے فرق سے زیادہ تھے۔ اس وقت کائٹ پہلے ہی لیول 146 تک پہنچ چکا تھا، جبکہ انم لیول 149 پر تھی۔ اگرچہ ان کے لیولز اب بھی سیکرٹ ہینڈ ایسوسی ایشن کے 3 این پی سی سے کم تھے، لیکن فرق معمولی تھا۔ 4 تک پہنچنے کے بعد اہم عوامل جو 4 این پی سیز کو معیاری بہتری لانے کی اجازت دیتے تھے وہ فریگمنٹڈ لیجنڈری ہتھیار اور آلات، مانا پر کنٹرول، اور سیکھے گئے 4 سکلز اور اسپیلز کی تعداد تھی۔ کائٹ اور انم کی آمد کے ساتھ ہی ایک بے وقوف بھی بتا سکتا تھا کہ پانسا پلٹ چکا ہے۔ پہلے اسٹار لنک اور مختلف سپر پاورز نے اپنے ماسٹر بیریئر کی حمایت کھونے کے بعد تعداد میں اپنی کمی کی وجہ سے زیرو ونگ کے فریق کو مغلوب کرنے کے لیے صرف سیکرٹ ہینڈ ایسوسی ایشن کے این پی سیز پر بھروسہ کر سکتے تھے۔ تاہم کائٹ اور انم ایسوسی ایشن کے کم از کم 4 این پی سیز کا مقابلہ کر سکتے تھے، اور بڑھتے ہوئے ہنگامے کے ساتھ اسکائی اسپرنگ سٹی کا 4 مجسٹریٹ غالباً جلد ہی مدد کے لیے آ جائے گا۔ لہذا اسٹار لنک اور مختلف سپر پاورز کو اب اس وقت کوئی فائدہ حاصل نہیں رہا تھا۔ در حقیقت وہ اب نقصان میں تھے کیونکہ زیرو ونگ کی طرف ان سے 3 زیادہ 4 کھلاڑی تھے۔ 3 4 کھلاڑیوں کا فرق شاید زیادہ نہ لگے، لیکن یہ پہلے ہی اسٹار لنک اور مختلف سپر پاورز میں مایوسی پیدا کرنے کے لیے کافی تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ 10,000 3 کھلاڑی بھی 3 4 کھلاڑیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے کافی نہیں ہوں گے۔ اس کا نتیجہ صرف ایک طرفہ قلن عام ہوگا۔ مزید برآں، اسکائی اسپرنگ سٹی پر مہر اب بھی نافذ ہونے کی وجہ سے کھلاڑی شہر سے ٹیلی پورٹ کرنے کا واحد طریقہ ٹیلی پورٹیشن ہال ہی تھا۔ یہ صورتحال اسٹار لنک کے فریق کے لیے کافی نقصان دہ تھی۔ جب لو جینگلو نے صورتحال کو پہچانا تو اس کا چہرہ ناقابل بیان حد تک بدصورت ہو گیا۔ اس نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ سیف علی صورتحال کو پلٹنے اور اسے مشکل میں ڈالنے کے قابل ہو جائے گا۔ گلڈ لیڈر جینگلو، اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اگر لڑائی کی نوبت آئی تو مجھے ڈر ہے کہ ہمارا فریق 1000 مالز نے لو جینگلو کی طرف دیکھتے ہوئے بے چینی سے پوچھا۔ اس آپریشن کی پوری ذمہ داری لو جینگلو پر تھی۔ میرکل اور مختلف سپر پاورز یہاں صرف حمایت ظاہر کرنے کے لیے آئے تھے۔ آخر کار لو جینگلو نے بار بار ضمانت دی تھی کہ وہ اس بار زیرو ونگ کو ختم کر دے گا۔ پھر مختلف سپر پاورز سیکرٹ کوونٹ ٹاور اور تینوں گلڈز کے علاقوں کو آپس میں تقسیم کر لیں گی۔ اب میرکل کے زیرو ونگ سے کوئی حصہ لینے سے پہلے ہی اس نے میرکل ڈریگن کو کھو دیا تھا۔ مزید برآں، اس رفتار سے یہاں تک کہ سائلنٹ مارچ اور خود 1000 مالز کے بھی ہلاک ہونے کا امکان تھا۔ میں سمجھتا ہوں، بے بسی سے آہ بھرتے ہوئے لو جینگلو نے کہا، میں نے اصل میں سوچا تھا کہ یہ ذرائع زیرو ونگ کو ختم کرنے کے لیے پہلے ہی کافی ہوں گے۔ ایسا لگتا ہے کہ مجھے آخرکار ان کی مدد کی درخواست کرنی پڑے گی۔ ان کی مدد کی درخواست، لو جینگلو کے الفاظ پر 1000 مالز کو احساس ہوا۔ اس نے پھر قریب ہی موجود کئی درجن کھلاڑیوں کی ایک ٹیم کی طرف دیکھا اور بڑبڑایا، کیا یہ ہو سکتا ہے؟ 1000 مالز نے 100 گھوسٹس کے نام سے مشہور پراسرار گلڈ کے بارے میں سنا تھا۔ یہ ایک ایسا گلڈ تھا جو 5 بڑے سپر گلڈز کے لیے بھی کوئی احترام یا خوف ظاہر نہیں کرتا تھا۔
उसने कभी नहीं सोचा था कि लो जीनिग्लो का 100 घुस्टस के साथ इतना गहरा ताल्लुक होगा। ये ठीक है, ये वही है। लो जीनिग्लो ने सर हिलाया। उसने फिर 100 घुस्टस की टीम की क़यादत करने वाले खूबसूरत नौजवान की तरफ देखा और पुकारा, भाई अबियस, मुझे डर है कि मुझे अब से मदद के लिए ज़हमत देनी पड़ेगी। एक बार जब हम इस मुश्किल से निकल जाएंगे तो स्टार लिंक अब की तमाम शराइत मान लेगा। अच्छा, मैं इन अल्फाज का काफ़ी अरसे से इंतज़ार कर रहा था। गिल्ड लीडर जीनिग्लो ओकुंड अबियस लो जीनिग्लो का वदा सुनकर मुस्करा दिया। चूंकि अपने इस बारे में सोच लिया तो 100 घुस्टस कुदरती तौर पर खामोश नहीं बैठेगा। शुक्रिया भाई अबियस, लो जीनिग्लो ने सुकून का सांस लिया। सैफ अली ने इस बार वाकई लो जीनिग्लो को दीवार से लगा दिया था। चूंकि वो स्काई स्प्रिंग सिटी के अंदर थे, जो जीरो विंग का इलाका भी था, इसलिए स्टार लिंक के तमाम अराकीन शहर के अंदर मरने या पकड़े जाने की सूरत में जेल में डाल दिए जाएंगे। दरी असना, जेल की सजा चंद दिनों से लेकर दर्जन भर दिनों से ज्यादा तक हो सकती थी। ये लो जीनिग्लो के लिए बिल्कुल नाकाबिले बर्दाश्त नतीजा था। अब जबकि 100 घुस्टस मुदाखलत करने पर राजी हो गया था, स्टार लिंक इस मुश्किल से बच जाएगा। लो जीनिग्लो बहुत वाज़े तौर पर जानता था कि 100 घुस्टस के पीछे किस किस्म की ताकत है। ये बुनियादी तौर पर ऐसी चीज नहीं थी जिसका मरकजी बर्र-ए-आज़म की सुपर पावर्स मुकाबला कर सकें। वहां मौजूद मुख्तलिफ बड़ी ताकतों ने लो जीनिग्लो और ओकुंड अबियस के दरमियान होने वाली गुफ्तगू सुन ली। ताहम वो समझ नहीं पा रहे थे कि स्टार लिंक के गिल्ड लीडर लो जीनिग्लो ओकुंड अबियस से मदद क्यों मांग रहे हैं। मजीद बड़ा खूबसूरत नौजवान का मुस्बत जवाब सुनकर लो जीनिग्लो वाज़े तौर पर पुरसुकून हो गया। वो लोग कौन हैं? लो जीनिग्लो हकीकत में उनसे मदद की भीख मांग रहा है। तुम लोग कितने जाहिल हो। वो 100 घुस्टस है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि स्टार लिंक 100 घुस्टस के साथ शिराकतदारी करने में कामयाब हो जाएगा। स्टार लिंक की तो चांदी हो गई। मैंने सुना है कि 5 बड़े सपर गिल्ड्स को भी 100 घुस्टस का एहतराम करना पड़ता है। अगरचे 5 बड़े सपर गिल्ड्स ने शुरू में 100 घुस्टस से लड़ने के लिए बहुत से मशहूर माहिरीन भेजे थे, लेकिन इन माहिरीन में से कोई भी जिंदा वापस नहीं आया। वहां मौजूद बहुत सी बड़ी ताकतें 100 घुस्टस के वजूद से नावाकिफ थीं। कुछ बाखबर लोगों की वजाहत सुनने के बाद वो जल्दी समझ गए कि 100 घुस्टस कितना गैर मामूली वजूद था। दूसरी तरफ गैर मुतजलजल दिल और अलूशी वर्ड्स के चेहरे बिगड़ गए। लानत है, 100 घुस्टस स्टार लिंक के साथ शिराकतदारी क्यों करेगा? जब गैर मुतजलजल दिल ने ओकुंड अबियस को लो जीनिग्लो की दरख्वास्त मानते हुए सुना तो उसकी आंखों में मायूसी छा गई। 100 घुस्टस के मरकजी बर्र-ए-आज़म पर कदम रखने के बाद उसके गिल्ड लीडर को एक हैरान कुन खुफिया पैगाम मिला था। इसके बाद इसके गिल्ड लीडर ने गिल्ड के हर फर्द को खबरदार किया था कि वो 100 घुस्टस के अराकीन को ना उकसाएं, वरना इसके नाकाबिले तसव्वुर नताइज होंगे। शुरू में गैर मुतजलजल दिल ने सोचा था कि 100 घुस्टस ने स्टार लिंक की दावत सिर्फ इसलिए कबूल की है ताकि वो यहां मौजूद कुछ माहिरीन को चैलेंज कर सकें। इसे कभी ख्याल नहीं आया कि 100 घुस्टस हकीकत में स्टार लिंक के साथ शिराकतदारी का मंसूबा रखता है। अलूशी वर्ड्स भी इसी तरह मायूसी का शिकार थी। सैफ अली को अपने पर्सनल गार्ड्स तलब करते देखकर उसने सोचा था कि वो स्टार लिंक और मुख्तलिफ सुपर पावर्स को कारी ज़र्ब लगाने के काबिल हो जाएंगे। ताहम अब जबकि 100 घुस्टस एक ऐसा वजूद जिससे 5 बड़े सपर गिल्ड्स भी डरते थे, स्टार लिंक के लिए कदम बढ़ाने पर राजी हो गया था। अगर उनके तीनों गिल्ड्स स्टार लिंक के खिलाफ कार्रवाई करने पर इसरार करते हैं तो वो 100 घुस्टस को अपना दुश्मन बना लेंगे। अगले ही लम्हे ओकुंड अबियस ने लो जीनिग्लो की दरख्वास्त मानने के बाद सैफ अली की तरफ ऊपर देखा और कहा, गिल्ड लीडर ब्लैक फुलियम, 100 घुस्टस के स्टार लिंक के साथ कुछ मामलात। क्या आप 100 घुस्टस के एहतराम में स्टार लिंक को मुआफ कर सकते हैं? अगर जीरो विंग को मुस्तकबिल में मदद की जरूरत पड़ी तो मैं ओकुंड अबियस यकीनी तौर पर मदद का हाथ बढ़ाऊंगा। जैसे ही ओकुंड अबियस की बात खत्म हुई, वहां मौजूद हर शख्स सैफ अली की तरफ मुड़ा, जो अब भी हुआ में मंडला रहा था। वो सब हैरान थे कि वो क्या जवाब देगा। अगरचे यहां स्टार लिंक को मुआफ करने का मतलब स्टार लिंक को कारी ज़र्ब लगाने का मौका खोना होगा, लेकिन जीरो विंग 100 घुस्टस की हिमायत हासिल कर लेगा। ये लाजमी तौर पर कोई घाटे का सौदा नहीं होगा। आखिरकार 100 घुस्टस एक पुरस्रार गिल्ड था जिसका 5 बड़े सपर गिल्ड्स को भी एहतराम करना पड़ता था। ऐसे वजूद की हिमायत हासिल करने से बहुत से फवाइद हासिल हो सकते थे। एहतराम, हिमायत,
सैफ अली ओकुंड अबियस की तरफ देखते हुए हंसा। जब स्टार लिंक पहले हमारे तीनों गिल्ड्स को बंद गिली में धकेल रहा था, तब मैंने आपको हमारे लिए खड़े होते क्यों नहीं देखा? फिर भी अब जबकि स्टार लिंक एक मायूसकुन सूरत-ए-हाल में है, अब हमें उन्हें जाने देने का कह रहे हैं। क्या आपको लगता है कि मेरा एहतराम इतना सस्ता है? अगर मैं आपको ये ना दूं तो आप क्या करेंगे? चैप्टर 2818। आप अपने बारे में बहुत ज्यादा सोचते हैं। जब सैफ अली की बात खत्म हुई तो पूरे मान जंग में खामोशी छा गई। किसी ने तवक्को नहीं की थी कि सैफ अली 100 घूस्टस की जरा भी परवाह नहीं करेगा। सैफ अली के जवाब पर ओकुंड अबियस की आंखों में एक सर्द चमक लहराई। गिल्ड लीडर ब्लैक फुलियम, मेरी तजवीज़ हम दोनों के लिए फायदामंद है। अगर 100 घूस्टस मुदाखलत करता है तो बाकी सब कुछ छोड़ी, सिर्फ प्रचार की तादाद के लिहाज से जीरो विंग को ज्यादा फायदा हासिल नहीं होगा, ओकुंड अबियस ने सर लहजे में कहा। अगर आप जिद पर उड़े रहे तो मुझे इसे जीरो विंग के 100 घूस्टस के तई मुआनिदाना इरादों के तौर पर लेना पड़ेगा। ये कहने के बाद ओकुंड अबियस ने अपने जिंदगी के हाले को छुपाना छोड़ दिया। फौरी तौर पर सीक्रेट हैंड एसोसिएशन के 4 एनपीसीज के बराबर एक जिंदगी का हाला पूरे मान जंग में फैल गया। साथ ही ओकुंड अबियस ने अपने आलात का गुल्लू इफेक्ट जाहिर किया, जिसके नतीजे ने आसपास के तमाशाइयों की सांसें रोक दें। इसकी वजह यह थी कि ओकुंड अबियस हकीकत में मुकम्मल तौर पर एपिक आलात से लैस था। मजीद बरां, एपिक आलात के मुकम्मल सेट के अलावा ओकुंड अबियस की लंबी तलवार भी गैर मामूली थी, जिसमें 6 चमकते हुए जवाहरात जुड़े हुए थे। और अगरचे लंबी तलवार पुराने तर्ज की लग रही थी, लेकिन इससे खारिज होने वाला हाला उसके पहने हुए एपिक आलात से कहीं ज्यादा मजबूत था। दरीं असना, ओकुंड अबियस के पास खड़ी छोटे बालों वाली औरत ने भी अपने जिंदगी के हाले और आलात को छुपाना छोड़ दिया। और ओकुंड अबियस की तरह वो भी मुकम्मल तौर पर एपिक आलात से लैस थी और एक जंगी कुल्हाड़ा उठाए हुए थी जो ओकुंड अबियस की लंबी तलवार का मुकाबला कर रहा था। क्या वो दोनों कुछ ज्यादा ही अच्छे आलात से लैस नहीं है? कोई ताज्जुब नहीं कि 5 बड़े सपर गिल्ड्स भी 100 घुस्टस से मोहतात हैं। यहां तक कि स्टार लिंक और मुख्तलिफ सपर पावर्स भी अपने अराकीन को ऐसी बेहतरीन अशिया से लैस करने की इस्तिताअत नहीं रखते। जब मुख्तलिफ बड़ी ताकतों ने ओकुंड अबियस और छोटे बालों वाली खूबसूरती को ढांपे हुए शानदार चमक को देखा तो वो दंग रह गए। वहां मौजूद हर शख्स ने पहले एपिक हथियार और आलात देखे थे, ताहम किसी खिलाड़ी को मुकम्मल तौर पर एपिक अशिया से लैस करना जो उनके मुताबिक हों, नाकाबिल यकीन हद तक मुश्किल था। फिर भी 100 घूस्टस 2 खिलाड़ियों के लिए ऐसा करने में कामयाब रहा था। सिर्फ इस नुक्ते से ही कोई देख सकता था कि 100 घूस्टस कितना ताकतवर था। लिहाजा जीरो विंग के लिए इस वक्त 100 घूस्टस को दुश्मन बनाना वाज़े तौर पर नादानी थी। मुआनिदाना इरादे, सैफ अली ओकुंड अबियस की तरफ देखते हुए हंसा। आप अपने बारे में बहुत ज्यादा सोचते हैं। चूंकि अब स्टार लिंक की तरफ खड़े होना चाहते हैं तो उनके साथ ही मरे। ये कहने के बाद सैफ अली ने अ लाइट ऑफ 2 वर्ल्ड्स म्यान से निकाली और ओकुंड अबियस पर नीचे की तरफ वार किया। फर्स्ट सॉरोड, लाइट शेडो। आसमान में 100 मीटर से ज्यादा लंबी एक ख्याली बड़ी तलवार नमूदार हुई और ओकुंड अबियस और छोटे बालों वाली औरत की तरफ बढ़ी। बड़ी तलवार के पीछे खला पाश पाश हो गया और ओकुंड अबियस और औरत ने अचानक महसूस किया कि उन्हें हरकत करने में दुश्वारी हो रही है। इसकी इतनी हिम्मत! जब लो जीनिग्लो और मुख्तलिफ सपर पावर्स के ओहदेदारों ने यह मंजर देखा तो वो सदमे से हक्का बका रह गए। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि सैफ अली 100 घूस्टस के सफीरों पर भी हमला कर देगा। पागल कमीना! ओकुंड अबियस के चेहरे पर सदमे के तासुरात नमूदार हुए जब उसने ख्याली बड़ी तलवार देखी। इसे तवक्को नहीं थी कि सैफ अली इतनी फौरी कार्रवाई करेगा। मजीद बरां, इसे सैफ अली के हमले की ताकत दम घटाने वाली लगी। यहां तक कि जिन 4 एनपीसीज का इसने पहले सामना किया था वो भी इतना ताकतवर हमला नहीं कर सकते थे। तकरीबन फितरी तौर पर ओकुंड अबियस ने एक क्रिस्टल निकाला और बगैर किसी हिचकिचाहट के उसे तोड़ दिया। ओकुंड अबियस और छोटे बालों वाली औरत के सामने फौरी तौर पर 2 रुकावटें नमूदार हुईं जो उनकी हिफाजत कर रही थीं। बूम! जब ख्याली बड़ी तलवार पहली रुकावट से टकराई तो रुकावट फौरी तौर पर टूट गई। पहली रुकावट मुकम्मल तौर पर पाश पाश होने के बाद ही ख्याली बड़ी तलवार गायब हुई। ओकुंड अबियस और छोटे बालों वाली औरत इस नतीजे को बेयकीनी से देखते रह गए। ये 2 तहों वाली रुकावट 4 कर इसका नतीजा थी, एक ऐसा आला जो वो हंगामी हालात के लिए साथ रखते थे।
یہاں تک کہ ٹچار NPCs بھی پیدا ہونے والی رکاوٹوں کو نہیں توڑ سکتے تھے، پھر بھی سیف علی نے ایک تہ کو پاش کر دیا تھا۔ دوسرے لفظوں میں، سیف علی کو اس ٹچار دفاعی کرس کو تباہ کرنے کے لیے صرف ایک اور حملے کی ضرورت تھی۔ ہم جا رہے ہیں، اوکنڈ ابیس نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے اپنی ٹیم کو پیچھے ہٹنے کا حکم دیا۔ اس کی مانا تکنیک بہت طاقتور ہے، صرف ایلڈرز ہی اس سے نمٹ سکتے ہیں۔ ہم اس کا تیسرا حملہ نہیں روک پائیں گے۔ جیسے ہی اوکنڈ ابیس کی بات ختم ہوئی، 100 گھسٹس کے اراکین فوری طور پر بکھر کر بھاگ گئے۔ اوکنڈ ابیس اور چھوٹے بالوں والی عورت ہوا میں اچھلے اور اسکائی اسپرنگ سٹی کے گیٹ کی طرف تیزی سے بڑھے۔ انہوں نے لڑنے کی کوشش کرنے کی ہمت نہیں کی۔ ایسا لگتا ہے کہ اب بالکل نااہل نہیں ہیں۔ سیف علی نے اپنے سامنے موجود باقی ماندہ رکاوٹ کی طرف دیکھتے ہوئے لاپرواہی سے تبصرہ کیا۔ اس نے پھر اوکنڈ ابیس اور چھوٹے بالوں والی عورت کی بھاگتی ہوئی شخصیات کی طرف دیکھا اور بات جاری رکھی، تاہم چونکہ اپنے زیرو ونگ کے معاملات میں مداخلت کرنے کی جرت کی ہے، اس لیے میں آج آپ کو سبق سکھانے کے لیے اپ میں سے ایک کو یہیں روکوں گا۔ یہ کہنے کے بعد سیف علی اچانک وہاں سے غائب ہو گیا جہاں وہ منڈلا رہا تھا۔ جب وہ دوبارہ نمودار ہوا تو وہ اوکنڈ ابیس کے سامنے تھا۔ تم؟ سیف علی کے ظہور نے اوکنڈ ابیس کو چونکا دیا۔ سیف علی بہت تیز تھا۔ ہوا میں اس کی نقل و حرکت کی رفتار عملی طور پر ایک فلائنگ ماؤنٹ کے برابر تھی۔ تاہم اس سے پہلے کہ اوکنڈ ابیس صورتحال پر کوئی رد عمل دے پاتا، سیف علی نے ایک بار پھر لائٹ آف ٹو ورلڈز لہرائی۔ یہ واضح تھا کہ اس نے اوکنڈ ابیس کو اپنے حراستی ہدف کے طور پر منتخب کیا تھا۔ اسپیشل سلیش بلیک فلیم کوئی خطرہ مول نہ لیتے ہوئے اوکنڈ ابیس نے اپنی برسرک اسکل کو فعال کیا، جس سے اس کی بنیادی خصوصیات میں بڑے فرق سے اضافہ ہوا۔ اب وہ اسی لیول کے سپیریئر میتھک مونسٹر کا مقابلہ کر سکتا تھا۔ زیادہ آگے نہ بڑھو۔ اوکنڈ ابیس نے سیف علی کے حملے کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنی پوری طاقت استعمال کی۔ اس کی لمبی تلوار سے رنگین چمک نکل رہی تھی جب وہ سیف علی کی لائٹ آف ٹو ورلڈز سے ٹکرانے کے لیے بڑھی۔ اب اس کے حملے کی طاقت اس لائٹ شیڈو سے ذرا بھی کم نہیں تھی جو سیف علی نے پہلے کیا تھا۔ بوم! جب دونوں تلواریں آپس میں ٹکرائیں تو آسمان کو چیرنے والی دو دراڑیں نمودار ہوئیں۔ فوراً بعد اوکنڈ ابیس توپ کے گولے کی طرح نیچے زمین سے جا ٹکرایا اور اس کی HP تیزی سے گر گئی۔ پلک جھپکتے ہی اوکنڈ ابیس کی HP، جو 20 ملین سے زیادہ تھی، 0 پر گر گئی اور نوجوان ہلاک ہو گیا۔ ابیس! چھوٹے بالوں والی عورت اوکنڈ ابیس کو مارے جاتے دیکھ کر دنگ رہ گئی۔ اوکنڈ ابیس 100 گھسٹس کی نوجوان نسل کے ٹاپ 3 ماہرین میں سے ایک تھا، پھر بھی وہ حقیقت میں سیف علی کے ایک حملے کا بھی مقابلہ نہیں کر سکا۔ جب لو جینگلو اور اسٹار لنک کی رہائش گاہ کے اندر کھڑے دیگر لوگوں نے یہ منظر دیکھا تو وہ بھی ہکا بکا رہ گئے۔ انہوں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ سیف علی حقیقت میں بغیر کسی ہچکچاہٹ کے اوکنڈ ابیس کو قتل کر دے گا اور 100 گھسٹس کا ذرا بھی خوف ظاہر نہیں کرے گا۔ بھاگو! کوئی نہیں جانتا کہ یہ الفاظ کس نے کہے، تاہم جیسے ہی وہ کہے گئے، اسٹار لنک کی رہائش گاہ کے اندر موجود دسیوں ہزار کھلاڑیوں نے ایک خاموش معاہدہ کیا اور فوری طور پر بھاگنا شروع کر دیا۔ یہاں تک کہ سیکرٹ ہینڈ ایسوسی ایشن کے NPCs کے چہرے بھی سیف علی کی طاقت دیکھ کر بگڑ گئے۔ ہم جا رہے ہیں، میلٹ کبیرہ نے حکم دیا، یہ سمجھتے ہوئے کہ صورتحال اب ان کے حق میں نہیں رہی۔ یہاں صرف ان تینوں کے ہونے سے وہ سیف علی کے خلاف بے بس ہوں گے۔ فوری طور پر سیکرٹ ہینڈ ایسوسی ایشن کے تینوں ٹچار NPCs اسکائی اسپرنگ سٹی سے بھاگنے کے لیے مڑے۔ تم بھاگنا چاہتے ہو؟ خواب دیکھنا چھوڑ دو۔ کائٹ اور انم کی طرف دیکھتے ہوئے سیف علی نے حکم دیا، ان تمام لوگوں کو قتل کر دو۔ جی جناب۔ کائٹ اور انم، جو اب تک سٹینڈ بائی پر تھے، نے احترام سے جواب دیا۔ وہ پھر الگ ہو گئے اور آزادانہ کارروائی شروع کر دی۔ اگلے ہی لمحے انم میلٹ کبیرہ کے گروپ کے تعاقب میں نکل پڑی۔ جہاں تک کائٹ کا تعلق ہے، وہ اسٹار لنک کے 4 کھلاڑیوں سے نمٹنے میں بے جان کانٹا اور تنہا نو کے ساتھ شامل ہو گیا۔ تمہیں لگتا ہے کہ تم اکیلی ہمیں روک سکتی ہو؟ تم شاید زندگی سے تنگ آ گئی ہو۔ میلٹ کبیرہ غصے میں آ گیا جب اس نے انم کو اکیلے ان کا راستہ روکنے کے لیے آتے دیکھا۔ اگرچہ انم بھی ایک 4 وجود تھی، لیکن وہ صرف لیول 149 پر تھی۔ اسے ان میں سے ایک کو روکنے میں بھی دشواری ہوگی، ان تینوں کو تو چھوڑے۔ وہ اکیلے ان کے خلاف آ کر بنیادی طور پر ان کی طاقت کی توہین کر رہی تھی۔ تاہم اس سے پہلے کہ میلٹ کبیرہ مزید کچھ کہہ پاتا،
अन्नम ने अपना माना डोमेन जारी कर दिया। फौरी तौर पर अन्नम के माना डोमेन ने पूरे स्काई स्प्रिंग सिटी को अपनी लपेट में ले लिया और शहर को सियाह और सफ़ेद दुनिया में तब्दील कर दिया। इसके माना डोमेन के असरात के तहत स्टारलिंक और मुख्तलिफ सुपर पावर्स के 3 खिलाड़ी हल भी नहीं पा रहे थे। जहां तक मेल्ट कबीरा के तीनों के ग्रुप का ताल्लुक है, उन्होंने अपने ऊपर जबरदस्त दबाव महसूस किया, जिससे उनके जिस्मों के अंदर मौजूद माना शदीद दबाव का शिकार हो गया। वो तीनों बमुश्किल अपने माना डोमेन्स को अपने से 20 गज दूर तक फैला पा रहे थे। अन्नम के माना डोमेन की ताकत महज नाकाबिले यकीन थी। इससे पहले कि मेल्ट कबीरा और बाकी दो कोई रद्दे अमल दे पाते, तमाम समतों से उन पर लातादाद सिया जंजीरों ने हमला कर दिया। साथ ही आसमान में बेशुमार मुक़द्दस तलवारें नमूदार हुईं और उन तीनों पर बरसना शुरू हो गईं। तीनों के मिलकर काम करने और हमलों को रोकने की पूरी कोशिश करने के बावजूद वो हकीकत में मुकम्मल तौर पर नुकसान में रहे। अन्नम ने एक एपिक गार्ड के तौर पर अपनी ताकत का भरपूर मुजाहिरा किया और ये सिर्फ वक्त की बात थी कि वो तीनों दुश्मन एनपीसीज को शिकस्त दे दे। लो जीनिग्लो, तुम्हें भी अपने दोस्तों के पीछे जाना चाहिए। सैफ अली फौरी तौर पर लो जीनिग्लो के सामने नमूदार हुआ और उस पर लाइट ऑफ 2 वर्ल्ड्स लहराई। उसने लो जीनिग्लो को सांस लेने का मौका भी नहीं दिया। लानत है, लानत है ब्लैक फुलियम, मैं तुम्हें इसकी कीमत चुकाने पर मजबूर करूंगा। 100 घुस्टस भी तुम्हें इसकी कीमत चुकाने पर मजबूर करेगा। लो जीनिग्लो ने दांत पीसते हुए अपनी पहनी हुई क्रिस्टल अंगूठियों में से एक को तोड़ दिया। अगले ही लम्हे लो जीनिग्लो के गिर्द एक अजीबो गरीब सुरमई जगह बन गई और सैफ अली के हमले को मुकम्मल तौर पर बेअसर कर दिया। ताहम लो जीनिग्लो ने सुरमई जगह के अंदर एक तकलीफ दे चीख भी मारी। ये वाज़े था कि इस सुरमई जगह के अंदर फंसना लो जीनिग्लो के लिए मुकम्मल तौर पर खुशगवार नहीं था। एक सेकंड बाद सुरमई जगह लो जीनिग्लो के साथ गायब हो गई। वो वाकई जानता है कि जल्दी कैसे भागना है। सैफ अली को खास तौर पर हैरत नहीं हुई जब लो जीनिग्लो भाग निकला। आखिरकार लो जीनिग्लो स्टार लिंक का गिल्ड लीडर था। ये अजीब बात होती अगर उसके पास चंद ताकतवर जान बचाने वाली अशिया ना हो। खुशकिस्मती से सैफ अली यहां आने का अपना मकसद पहले ही हासिल कर चुका था। आज के वाक़ये के बाद स्टार लिंक और मुख्तलिफ सुपर पावर्स दसियों हजार प्रतीन माहिरीन और बहुत से टिर माहिरीन खो देंगे। मजीद बरा, अगर ये माहिरीन मर भी गए तो वो स्काई स्प्रिंग सिटी की जेल में दोबारा जिंदा होने के बाद कई दिनों तक कैद रहेंगे। 10 मिनट से भी कम वक्त में अन्नम और काइट की मदद से जीरो विंग के अराकीन ने सीक्रेट हैंड एसोसिएशन के तीनों टिर एनपीसीज और मुख्तलिफ सुपर पावर्स के 3 और 4 माहिरीन को ख़त्म कर दिया। तमाशाई ताकतें मुख्तलिफ सुपर पावर्स के माहिरीन की मौत देखकर दंग रह गईं। इनमें से किसी ने भी ख्वाब में नहीं सोचा था कि सीक्रेट कोऑर्डिनेट टावर के खिलाफ सुपर पावर्स की मुहिम का ऐसा अंजाम होगा। जीरो विंग की छपी हुई ताकत भी उनके तसव्वुर से ज्यादा निकली। गिल्ड बुनियादी तौर पर ऐसा वजूद नहीं था जिसका मुख्तलिफ सुपर पावर्स मुकाबला कर सकें। यह हैरत अंगेज खबर तेजी से पूरे ट्विन टावर्स किंगडम में फैल गई। ये पड़ोसी ममलुकतों और सल्तनतों तक भी पहुंची, जिसने वहां की मुख्तलिफ खिलाड़ियों की ताकतों को हैरान कर दिया। चैप्टर 2819 ट्विन टावर्स किंगडम में तब्दीलियां। फायर ड्रैगन एम्पायर के एक सरहदी कस्बे में इस वक्त 3 खिलाड़ियों की एक 3000 रुकनी टीम मरकजी सड़क पर 2 बार्स में आराम कर रही थी। कस्बे के तमाम रिहायशी, चाहे वो खिलाड़ी हों या एनपीसीज, इस टीम से इंतहाई खौफजदा थे। इसकी वजह यह थी कि इस टीम का औसत लेवल 125 था, जो फायर ड्रैगन एम्पायर में 3 खिलाड़ियों के औसत लेवल से 3 लेवल ज्यादा था। दरीं असना 3 खिलाड़ियों की इस ताकतवर टीम की क़यादत एक बहादुराना अंदाज वाली लंबे बालों वाली औरत कर रही थी। जब खिलाड़ी इस सफ़ेद लिबास वाली औरत की तरफ देखते तो उनकी नज़रों में रोब और एहतराम होता। ये औरत कोई और नहीं बल्कि मिथोलॉजी में टिर पर तरक्की पाने वाली पहली खिलाड़ी कोल्ड शेडो थी, जो अब मिथोलॉजी की फर्स्ट वाइस गिल्ड लीडर थी। इसके अलावा वो लेवल 133 तक भी पहुंच चुकी थी, जो औसत 3 खिलाड़ी से 11 लेवल ज्यादा था। उसने जो सर्द और तेज हाला खारिज किया वो इतना ताकतवर था कि 100 गज से ज्यादा दूर मौजूद 3 खिलाड़ी भी लाशौरी तौर पर कांप उठते। वाइस गिल्ड लीडर, अभी ट्विन टावर्स किंगडम से खबर आई है, वाइट फीडर, जो अब लेवल 130 की टिर गार्डियन नाइट थी, ने कोल्ड शेडो को इत्तला दी। स्टार लिंक को इबरतनाक शिकस्त हुई है। मजीद बरा, ब्लैक फुलियम के अचानक ज़हूर की वजह से लो जीनिग्लो के अलावा
मुख्तलिफ सुपर पावर्स के माहिरीन में से कोई भी नहीं बच सका। तकरीबन 20,003 माहिरीन को स्काई स्प्रिंग सिटी की जेल में 10 दिन की कैद की सजा सुनाई गई है। वो आखिरकार खुद को जाहिर करने के लिए तैयार हो गया है। कोल्ड शैडो, जो अपनी आंखें बंद किए खामोशी से आराम कर रही थी, व्हाइट फीदर की रिपोर्ट सुनकर जरा भी हैरान नहीं हुई। बदकिस्मती से, अगरचे ब्लैक फुलियम ने स्टार लिंक और मुख्तलिफ सुपर पावर्स को कारी ज़र्ब लगाई है, लेकिन इसने फिर भी कलीदी शख्स को भागने दिया। जीरो विंग को इसके बाद गालिबन बहुत ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ेगा। आखिरकार लो जीनिग्लो के पीछे खड़ा शख्स कोई आम आदमी नहीं है। वो शख्स सीक्रेट कोवर्नेट टावर हासिल करने पर भी बजिद है। हमारी अंदरूनी रिपोर्ट्स के मुताबिक ब्लैक फुलियम ने 100 घुस्टस के ओकुंड अबियस को कत्ल कर दिया है, व्हाइट फीदर ने धीमी आवाज में कहा। दरहकीकत 100 घुस्टस की कई दर्जन खिलाड़ियों की टीम में से सिर्फ वाइस कमांडर जेड लीफ ही भागने में कामयाब रही। इस खबर ने कोल्ड शैडो को सदमे से आंखें खोलने पर मजबूर कर दिया। क्या ब्लैक फुलियम का दिमाग चल गया है? उसने हकीकत में ओकुंड अबियस को कत्ल कर दिया। क्या वो ओकुंड अबियस की शनाख्त नहीं जानता? ओकुंड अबियस एक ऐसा टैलेंट था जिसे 100 घुस्टस बहुत अहमियत देता था। वो नौजवान इतना अहम था कि 100 घुस्टस ने जेड लीफ, जो एक T4 माहिर थी, को उसके बॉडीगार्ड के तौर पर साथ भेजा था। दरी असना 100 घुस्टस एक ऐसा वजूद था जिसे 5 बड़े सुपर गिल्ड्स भी नाराज करने की जुर्रत नहीं करते थे। इस पुरस्रार गिल्ड के पास जो ताकत थी वो बुनियादी तौर पर अक्ल व फहम से बालातर थी। इस वक्त 5 बड़े सुपर गिल्ड्स सिर्फ 100 घुस्टस के साथ शिराकतदारी ही कर सकते थे। वो गिल्ड को दुश्मन बनाने की इस्तेताअत बिल्कुल नहीं रखते थे। ये वो बात थी जिस पर ओडन बार बार जोर देता था। लिहाजा मिथोलॉजी में हर कोई उस वक्त 100 घुस्टस के लोगों से बचने की पूरी कोशिश कर रहा था। फिर भी सैफ अली ने इसके बिल्कुल बरक्स किया था। न सिर्फ इसने 100 घुस्टस की मुखालफत करने का फैसला किया, बल्कि इसने ओकुंड अबियस को कत्ल भी कर दिया था। जब 100 घुस्टस को इसका पता चलेगा तो गिल्ड यकीनी तौर पर आपे से बाहर हो जाएगा। इस सूरत में क्या हमें अब कार्रवाई करनी चाहिए? व्हाइट फीदर ने पूछा। जीरो विंग एक ऐसा गिल्ड था जिसे मिथोलॉजी को हर हाल में तबाह करना था। अब जबकि सैफ अली ने स्टार लिंक और मुख्तलिफ सुपर पावर्स को कारी ज़र्ब लगाई है, ये गिल्ड्स यकीनी तौर पर इस मामले को इतनी आसानी से नहीं छोड़ेंगे। दरहकीकत वो जीरो विंग से लड़ने के लिए सब कुछ दांव पर लगा सकते हैं। आखिरकार ये सुपर पावर्स पहले ही इतने ज्यादा T3 माहिरीन खो चुकी है। अगर वो अब भी सीक्रेट कोवर्नेट टावर हासिल नहीं कर पाते तो इस नुकसान से मुख्तसर अरसे में निकलना नामुमकिन होगा। जिक्र न करें कि 100 घुस्टस भी गालिबन जीरो विंग के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करेगा। इस वक्त सीक्रेट कोवर्नेट टावर पर यकीनी तौर पर एक शानदार जंग होगी जो मिथोलॉजी के लिए कार्रवाई करने का बेहतरीन मौका होगा। नहीं, अभी वक्त नहीं आया। कोल्ड शैडो ने सर हिलाया। हमने अभी हाल ही में वो उनफीरियर लेजेंडरी क्वेस्ट मुकम्मल किया है और एक माना बॉडी लीगेसी हासिल की है। हमें पहले इस लीगेसी को हज़म करने की जरूरत है। माना बॉडी को बेहतर बनाने के बाद कार्रवाई करना ज्यादा देर नहीं होगी। आखिरकार जब माना बॉडी के मामलात की बात आती है तो ब्लैक फुलियम के फरीक ने पहले ही नुमायां तरक्की कर ली है। मुझे शक है कि हम अब भी इस मामले में उसका मुकाबला कर सकते हैं। मैं समझ गई। मैं दूसरों को इस बारे में मतला कर दूंगी और उन्हें डिवाइन कीव की तरफ जाने का कहूंगी। व्हाइट फीदर ने सर हिलाते हुए कहा। हमें अभी डिवाइन कीव जाने की जरूरत नहीं है। हम सिर्फ एक लीगेसी सीख रहे हैं। हम उसे कहीं भी सीख सकते हैं, कोल्ड शैडो ने कहा। अपने एक मातहत की तरफ से अभी भेजे गए पैगाम को पढ़ने के बाद वो हल्का सा मुस्कुराई और बात जारी रखी। मजीद ये कि अगर हम अब सीक्रेट कोवर्नेट टावर की तरफ जाते तो हमें 100 घुस्टस की ताकत को समझने का मौका मिल सकता है। 100 घुस्टस पहले ही कार्रवाई कर रहा है। व्हाइट फीदर कोल्ड शैडो की बात सुनकर हैरान रह गई। जीरो विंग ने अब तक जो ताकत दिखाई थी वो नाकाबिल यकीन हद तक खौफनाक थी। गिल्ड के पास न सिर्फ 5 T4 खिलाड़ी थे बल्कि 2 T4 पर्सनल गार्ड्स भी थे जो औसत T4 NPC से कहीं ज्यादा बरतर थे। गेम के इस मरहले पर यहां तक कि 5 बड़े सुपर गिल्ड्स भी जीरो विंग के साथ सिर्फ थका देने वाली जंग का सहारा ही ले सकते थे। आमने सामने के मुकाबले में जीरो विंग को शिकस्त देने के उनके इम्कानात सिफर होंगे। लिहाजा व्हाइट फीदर को यह नाकाबिले यकीन लगा कि 100 घुस्टस अपने कई दर्जन टॉप जंगजुओं को खोने के फौरन बाद जीरो विंग के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करेगा। ये पूरी तरह सच नहीं है, कोल्ड शैडो ने हंसते हुए कहा।
इसकी आंखों में तवक्को की झलक नमूदार हुई। उसने मजीद कहा, वहां पहुंचकर तुम समझ जाओगी। अगर जीरो विंग इस बार सीक्रेट कोवर्नेट टावर नहीं छोड़ता तो वो गालिबन हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। कोल्ड शेडो की बात खत्म होने के बाद व्हाइट फीदर ने फौरी तौर पर चोटी के माहिरीन का एक ग्रुप मुनज़्ज़म किया और वो कोल्ड शेडो के साथ सीक्रेट कोवर्नेट टावर की तरफ रवाना हो गए। ट्विन टावर्स किंगडम, स्काई स्प्रिंग सिटी। गिल्ड लीडर, हमने हासिल करदा अशिया की फहरिस्त तैयार कर ली है। फायर डांस ने सैफ अली के करीब आते हुए इत्तला दी। इसके चेहरे पर जोश व खरूश के साथ उसने बात जारी रखी, हमें इस लड़ाई से तकरीबन 20,000 हथियार और आलात मिले हैं, जिनमें 6,000 से ज्यादा लेवल 110 प्लस फाइन गोल्ड हथियार और आलात और 2,000 से ज्यादा लेवल 110 प्लस डार्क गोल्ड हथियार और आलात शामिल हैं। बाकी सब लेवल 110 प्लस सीक्रेट सिल्वर हथियार और आलात हैं। ये फसल उन नुकसानात के एक बड़े हिस्से को कम कर देगी जो हमें पहले उठाने पड़े थे। फी अलहाल फायर डांस, यास्मीन और मीलनक कोलुक इस्माइल पूरे गिल्ड के मामलात संभाल रही थी। गिल्ड के हथियारों के जखीरे से निमटना फायर डांस के लिए शदीद सरदर्द का बाइस था। पहले जब वो सिर्फ जीरो विंग की मैन फोर्स की कमांड कर रही थी तो वो नहीं जानती थी कि गिल्ड के लिए हथियारों और आलात का काफी जखीरा होना कितना अहम है। ताहम शाइस्ता और आबदा गाल की जिम्मेदारियां संभालने और मुख्तलिफ सपर पावर्स के साथ बार बार टकराने के बाद वो आखिरकार समझ गई कि गिल्ड की बुनियाद से क्या मुराद है। असल में इसका ख्याल था कि गिल्ड की बुनियाद से मुराद इन माहिरीन की तादाद है जो एक गिल्ड के पास होते हैं। ताहम मुख्तलिफ सपर पावर्स के जीरो विंग के खिलाफ जंग शुरू करने के बाद इसे एहसास हुआ कि जो चीज़ वाकई गिल्ड की बुनियाद के तौर पर काम करती है वो हथियार और आलात है। अगर कैंडल लाइट ट्रेडिंग फर्म के पास काफी बड़ी तादाद में लाइफ स्टाइल खिलाड़ी ना होते तो जीरो विंग के पास हथियार और आलात बहुत पहले ही खत्म हो चुके होते। और अगर ऐसा होता तो अराकीन यकीनी तौर पर बड़ी तादाद में गिल्ड छोड़ देते। आखिरकार कोई भी ऐसे गिल्ड के लिए लड़ना नहीं चाहेगा जो उन्हें हथियार और आलात तक फराहम न कर सके। आधे हथियार और आलात सुर्ख शहंशाह और गैर मुतजलजल रूह को दे दो, सैफ अली ने मुस्कुराते हुए कहा। मेरा ख्याल है कि वो भी हाल ही में अच्छी हालत में नहीं रहे हैं। ये हथियार और आलात उन्हें उनकी मुश्किलात से निमटने में मदद देंगे। सैफ अली को गिल्ड जंगों में शामिल मसाइल की बहुत गहरी समझ थी। जब उसने अपनी पिछली जिंदगी में शेडो की क़यादत की थी तो ऐसे मौक़े आए थे जब गिल्ड के गोदाम में सिर्फ ब्रॉन्ज हथियार और आलात ही रह गए थे। उस वक्त शेडो सिर्फ एक छोटा गिल्ड था। अगर किसी सपर पावर को ऐसी सूरत हाल का सामना करना पड़ता जहां उसके गोदाम में सिर्फ ब्रॉन्ज हथियार और आलात हों तो गिल्ड में मौजूद हर शख्स बहुत पहले ही छोड़ चुका होता। आखिरकार अगर गिल्ड के खिलाड़ी मरते हैं और लेवल्स खो देते हैं तो जब तक उनके पास काफी अच्छे हथियार और आलात हों वो जल्दी से अपने लेवल्स दोबारा हासिल कर सकते हैं। ताहम हथियारों और आलात के बगैर वो आज़ाद खिलाड़ियों की तरह ही होंगे। कम अज कम दुश्मन कुव्वतें उन पर जुल्म तो नहीं करेंगी। इससे पहले कि सैफ अली मजीद कोई हुक्म जारी कर पाता, अलूजी वर्ड्स अपने चेहरे पर एक संजीदा तासुर के साथ इसके पास आई। गिल्ड लीडर ब्लैक फुलियम, सीक्रेट कोवर्नेट टावर के करीब बैरन फॉरेस्ट सिटी में एक बड़ा मसला पैदा हो गया है, अलूजी वर्ड्स ने बेचीनी से कहा। हमारे स्काउट्स के मुताबिक वहां 10 लाख से ज्यादा फॉक्स सेनेट मोनस्टर्स नमूदार हुए हैं और सीक्रेट कोवर्नेट टावर की तरफ बढ़ रहे हैं। इनमें से अक्सरियत लेवल 135 के ग्रेट लॉर्ड्स की है और वहां तकरीबन 1000 लेवल 140 प्लस मीथक रैंक के फॉक्स सेनेट मोनस्टर्स भी हैं। 1000 मीथक मोनस्टर्स। फायर डांस दंग रह गई जब उसने अलूजी वर्ड्स की बात सुनी। एक लम्हे के लिए इसे शक हुआ कि क्या उसके कान ठीक काम कर रहे हैं। आमतौर पर एक मीथक मोनस्टर का सामना करना भी नाकाबिल यकीन हद तक मुश्किल होता है। जिक्र न करें कि मोनस्टर्स ने बड़ी सिस्टम अपडेट के बाद अपने तौर पर सोचने की सलाहियत हासिल कर ली थी। उसने उनके जंगी मेयार में बड़े फर्क से इजाफा कर दिया था और उनके ताउन की सलाहियत को बेहतर बना दिया था। आम हालात में 1-4 माहिर को भागना पड़ेगा अगर उनका बैक वक्त इसी लेवल के 2 या 3 मीथक मोनस्टर्स से सामना हो, और तकरीबन 10 मीथक मोनस्टर्स के साथ कोई कस्बों और शहरों पर भी हमला कर सकता है। बहरहाल इसे बताया जा रहा था कि उनके दुश्मन के पास 1000 मीथक मोनस्टर्स हैं, फॉक्स सेनेट मोनस्टर्स जो औसत से ज्यादा जंगी मेयार रखते हैं। ये बिलाशुबा एक तबाहकुन ताकत थी। 1000। सैफ अली भी इस खबर पर हैरान रह गया। मजबूत तरीन मोनस्टर टाइट जिसका उसने मैदानों में सामना किया था,
इसमें सिर्फ 100 के करीब मीथक मोनस्टर्स थे। इस मॉन्स्टर टाइड ने कामयाबी के साथ एक गिल्ड सिटी को तबाह कर दिया था, जिसका दिफा कई टिर 4 खिलाड़ी कर रहे थे। अब दुश्मन के पास 1000 मीथक मोनस्टर्स थे, फॉक्स सेनेट मोनस्टर्स, जो औसत से ज्यादा जंगी मेयार रखते थे। ये बिलाशुबा एक तबाहकुन ताकत थी। ये ठीक है, इनमें से कम अज कम 1000 हैं। यलुजी वर्ड्स ने सर हिलाया, इसके चेहरे पर एक बदसूरत तासुर नमूदार हुआ। उनकी नकलो हरकत की रफ्तार के मुताबिक उन्हें सीक्रेट कोवर्नेट टावर तक पहुंचने में तकरीबन 10 घंटे लगेंगे। अगर हम अभी टावर से पीछे हट जाते हैं तो हमारे पास काफी वक्त होगा। उनके पास 1000 लेवल 140 प्लस मीथक मोनस्टर्स की फौज को शिकस्त देने की कोई उम्मीद नहीं थी, चाहे उनके पास हिमायत के लिए गिल्ड सिटी ही क्यों ना हो। गिल्ड सिटी के तहफ़्फ़ुज़ के बगैर उनका वाहिद ऑप्शन दस्तबरदार होना था। आखिरकार इन फॉक्स सेनेट मोनस्टर्स के हाथों मारे जाने वाले खिलाड़ियों को भारी सजाएं भुगतनी होंगी। कोई ताज्जुब नहीं कि लोजीनिग्लो पीछे हटते वक्त भी इतना पुरएतिमाद था। पता चला कि इसने अब भी ऐसा ट्रम्प कार्ड छुपा रखा था, सैफ अली ने अचानक एहसास होने पर कहा। हंसते हुए उसने बात जारी रखी, ऐसा लगता है कि वो इस बार वाकई मायूस है। अगर सेनेट हैंड ने मीथक रैंक के फॉक्स सेनेट मोनस्टर्स के इस लश्कर को किसी न्यूट्रल नक्शे में मुतहर्रिक किया होता तो बात अलग होती, लेकिन ये इस वक्त ट्विन टावर्स किंगडम की सरहदों के अंदर हरकत कर रहा था। ममलुकत यकीनी तौर पर अपनी फौज मुतहर्रिक कर देगी जब वो फॉक्स सेनेट मोनस्टर्स को नोटिस करेगी। एक ममलुकत की फौज ऐसी चीज नहीं थी जिससे छेड़छाड़ की जा सके। ये खास तौर पर अब सच था जब गेम में एनपीसी की आबादी आसमान को छू रही थी। एक बार जब ट्विन टावर्स किंगडम ने अपनी फौज मुतहर्रिक कर दी तो 1000 मीथक मोनस्टर्स की फौज का भी इबरतनाक अंजाम होगा। दरीं असना मीथक रैंक के फॉक्स सेनेट मोनस्टर्स का ये लश्कर गालबन वो सब कुछ था जो सेनेट हैंड के पास था। हकीकत यह है कि सेनेट हैंड इतनी दूर जाने के लिए तैयार था, इसका गालिबन मतलब ये था कि लोजीनिग्लो और मुख्तलिफ सपर पावर्स ने इसे एक फलक बोस कीमत अदा की थी। बेचीनी से फायर डांस ने पूछा, गिल्ड लीडर, क्या हमें अब टावर से अपने अराकीन को वापस बुला लेना चाहिए? नहीं, सैफ अली ने सर हिलाया। इसकी आंखों में एक जुनूनी चमक नमूदार हुई। उसने कहा, चूंकि ये लोग मरना चाहते हैं तो हम उनकी ख्वाहिश पूरी करेंगे। जब अलुजी वर्ड्स और फायर डांस ने सैफ अली की बात सुनी तो उनका पहला ख्याल ये था कि वो वाकई पागल हो गया है। आखिरकार वो हकीकत में ऐसी सूरत हाल में दुश्मन का मुकाबला करने की मंसूबाबंदी कर रहा था। 1000 मीथक रैंक के फॉक्स सेनेट मोनस्टर्स वाला लश्कर ऐसी चीज थी जिसे फी अलहाल सिर्फ एनपीसीज ही संभाल सकते थे। ये बुनियादी तौर पर ऐसी ताकत नहीं थी जिसका खिलाड़ी मुकाबला कर सके। गिल्ड लीडर ब्लैक फुलियम। इस वक्त अलुजी वर्ड्स को अचानक कुछ ख्याल आया और उसकी आंखों में सदमे की झलक नमूदार हुई। वो चीज, क्या आपने उसे मुकम्मल कर लिया है? हाँ, वो मुकम्मल हो गई है, सैफ अली ने सर हिलाया। ताहम मुझे अब भी कुछ आखिरी तरामीम करने की जरूरत है। फी अलहाल मुझे अब दोनों को जहमत देनी पड़ेगी कि जितनी जल्दी हो सके टावर पर हमारी अफरादी कुव्वत जमा करें। मैं अब से वहीं मिलूंगा। ये कहने के बाद सैफ अली ने थंडर ईगल को तलब किया और सीधा सीक्रेट कोवर्नेट टावर की तरफ उड़ गया। चैप्टर 2820 स्टील फोर्ट्रेस का अचानक ज़हूर। बैरन फॉरेस्ट सिटी, फरोसट रेन रुज। फरोसट रेन रुज लेवल 70 का नक्शा था। वहां सारा साल बर्फ जिमी रहती थी और वो क्राउलाइट के लिए मशहूर था। गार्ड्स डोमेन में क्राउलाइट इन नायाब कच्छ धातों में से एक थी जो कीमियागिरी के औजार बनाने के लिए इस्तेमाल की जा सकती थी। लिहाजा इसकी मांग नाकाबिल यकीन हद तक ज्यादा थी। ताहम चूंकि उसकी पैदावार निस्बतन कम थी और उसके ज़खायर का ज़हूर बेतरतीब था, इसलिए इसकी कीमत मुसलसल ज्यादा रहती थी। फी अलहाल क्राउलाइट का एक टुकड़ा मार्केट में 20 सिल्वर में फरोख्त हो सकता था। लिहाजा गार्ड्स डोमेन में बहुत से नए आने वाले फरोसट रेन रुज में लेवल्स बढ़ाने का इंतखाब करते थे। ऐसा करने से उन्हें EXP और काफ़ी रकम मिलती थी। ताहम वसी फरोसट रेन रुज उस वक्त खिलाड़ियों और NPCs से खाली था। फॉक्स सेनेट मोनस्टर्स के हमले की वजह से पूरा नक्शा मौत की सरजमीन बन चुका था। फरोसट रेन रुज के ऊपर एक 20 मीटर लंबा डार्क फायर करो आसमान में उड़ता हुआ आया और हवा में मंडलाते हुए एक 200 मीटर लंबे कदीम डिमोंक सरपिनेट के सामने रुक गया। कदीम डिमोंक सरपिनेट आसमान के बादशाह की तरह था जो तमाम वजूदों को हिकारत से देख रहा था।
यहां तक कि गैर मामूली रैंक वाला डार्क फायर करो भी कदीम डिमोंक सरपिनिट के सामने एक शेरखार बच्चे की तरह था। दरहकीकत 13 के चोटी के मैार पर होने के बावजूद डार्क फायर करो कदीम डिमोंक सरपिनिट के सामने पहुंचकर खौफ से कांपने लगा। अगर इसका मालिक इसे मजबूर न करता तो डार्क फायर करो कदीम डिमोंक सरपिनिट से जितना मुमकिन हो सके दूर रहने की कोशिश करता। कदीम डिमोंक सरपिनिट की पीठ पर कल 300 खिलाड़ी सवार थे। ये खिलाड़ी सब कम अज कम लेवल 126 के थे और उनसे 4 मिथक मोनस्ट्रस जैसा हाला खारिज हो रहा था। उन्होंने सिया भारी ज़रा पहनी हुई थी और उनकी आंखों से खूनी चमक निकल रही थी। मजीद बरा, इन खिलाड़ियों की क़ियादत 5 असली 4 खिलाड़ी कर रहे थे। अगर सैफ अली यहां होता तो वो उन 5 खिलाड़ियों में से एक छोटे बालों वाली औरत जेड लीफ को पहचान लेता। ताहम इस वक्त इसके चेहरे पर एक एहतराम और खौफ का तासुर था जब वो अपने सामने मौजूद बूढ़े आदमी की तरफ देख रही थी। एल्डर विंड शेडो, मैं तवील इंतजार के लिए माजरत खा हूं, लो जीनिग्लो ने डार्क फायर करो से कहा। उस वक्त लो जीनिग्लो की ज़ाहिरी शक्ल में नुमायां तब्दीलियां आ चुकी थीं। अगर कोई इसके पहने हुए सुरमई लिबादे को नज़रअंदाज करता तो वो उसकी गर्दन के गिर्द सुर्ख निशानात को नोटिस करता। इसकी आंखों की पुतलियां अब गहरे सुनहरी उल्टे क्रास की तरह थीं। मुस्कुराते हुए लो जीनिग्लो ने कदीम डिमोंक सरपिनिट के सर पर सवार बूढ़े आदमी से कहा, मुझे तवक्को नहीं थी कि एल्डर विंड शेडो ब्लैक नाइट्स को यहां लाएंगे। ऐसा लगता है कि अब वाकई जीरो विंग को खत्म करने का इरादा रखते हैं। इस मकाम पर गार्ड्स डोमेन में मुख्तलिफ सुपर पावर्स 100 घुस्टस के नाम से मशहूर गिल्ड के बारे में बहुत कम जानती थी। ताहम लो जीनिग्लो बहुत वाज़ेह था कि ये गिल्ड कितना ताकतवर था। ब्लैक नाइट लीजन 100 घुस्टस का ट्रम्प कार्ड लश्कर था और ये 5 बड़े सुपर गिल्ड्स के ट्रम्प कार्ड लश्करों से कहीं ज्यादा ताकतवर था। इसकी वजह यह थी कि इस लश्कर के अराकीन को अब इंसान नहीं समझा जा सकता था। न सिर्फ इनमें से हर एक के पास एक खास बिल्ड लाइन थी, बल्कि इनमें से कमजोर तरीन भी फ्लोइंग वाटर रीलिम के मैार पर था। मजमूई तौर पर उनके 5 हवास, खाम ताकत और रद्द अमल की रफ्तार ने उन्हें औसत 4 खिलाड़ी से भी आगे निकलने की इजाज़त दी थी। ब्लैक नाइट्स के आलात का मैार तो और भी हैरत अंगेज था। हर रुकन 3 माना सीट आलात से लैस था। इस सीट के साथ एक आम 3 माहिर भी 4 मिथक मोनस्टर्स के खिलाफ अपनी जगह कायम रख सकता था। यकीनन ये 3 माना सीट आलात ऐसी चीज नहीं थी जिसे कोई भी इस्तेमाल कर सके। इसकी वजह यह थी कि सीट की ताकत की जरूरत नाकाबिल यकीन हद तक ज्यादा थी, जो पहले ही 4 के मैार पर थी। यहां तक कि एक 3 बरसरिकर जिसने अपने तमाम फरी एट्रीब्यूट पॉइंट्स ताकत में लगाए हों, वो भी इस जरूरत को पूरा नहीं कर सकता था। इसका खिलाड़ियों के लेवल से कोई ताल्लुक नहीं था। सिर्फ ये मोनस्टर्स जिन्हें 100 घुस्टस ने पाला था 3 पर रहते हुए इस 3 माना सीट आलात को पहन सकते थे। मजीद बरा, माना आलात में एक बड़ी खामी थी। आम आलात के बरक्स माना आलात की मरम्मत नहीं की जा सकती थी। पायदारी में हर कमी मुस्तकिल थी। लिहाजा इस 3 माना सीट आलात का इस्तेमाल नाकाबिल यकीन हद तक महंगा था, यहां तक कि 100 घुस्टस जैसा वजूद भी उसे कसरत से इस्तेमाल करने की हिम्मत नहीं करता था। 100 घुस्टस के पास ऐसे 1000 मुनसटर खिलाड़ी थे। अगरचे गिल्ड ने अब सिर्फ 300 भेजे थे, लेकिन ये खिलाड़ी पहले ही मरकजी बर्रे आज़म में बिला रोक टोक घूम सकते थे। ये कुछ भी नहीं है। चूंकि जीरो विंग हमें मामूली समझता है, तो ये बूढ़ा आदमी हर किसी को बताएगा कि हम क्या करने की सलाहियत रखते हैं। विंड शेडो ने लो जीनिग्लो की तरफ देखते हुए कहा, जो अब काफी गैर इंसानी लग रहा था अपनी बेनियाज आंखों से। उसने फिर अपनी तवज्जो लो जीनिग्लो के पीछे मौजूद आदमी की तरफ मबजूल की और पूछा, गिल्ड लीडर जीनिग्लो, क्या आप अपने पीछे मौजूद माहिर का तारुफ नहीं कराएंगे? अगर यह कहा जाए कि लो जीनिग्लो इस वक्त एक डेमनकुन से मशाबहत रखता था, तो लो जीनिग्लो के पीछे बैठा पुरस्रार पट्टियों में लिपटा हुआ आदमी एक असली डेमन था। अगरचे पट्टियों वाले आदमी ने अपना हाला जाहिर नहीं किया था, लेकिन फिर भी इसने विंड शेडो को खतरा महसूस करने पर मजबूर कर दिया। ओ, ठीक है, मैं तकरीबन भूल ही गया था। हंसते हुए लो जीनिग्लो ने कहा, मैं आपका तारुफ कराता हूं। ये शख्स यहां सेनेट हैंड का असल मालिक है, गिल्ड लीडर बेस्ट एम्परर। लो जीनिग्लो के तारुफ ने विंड शेडो को थोड़ा हैरान कर दिया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि सेनेट हैंड हकीकत में ईवल गार्ड्स टेम्पल के पंजे होंगे। नीचे जमीन पर मौजूद फॉक्स सेनेट फौज की तरफ देखते हुए विंड शेडो ने कहा, अगर ऐसा है तो ये फॉक्स सेनेट मोनस्टर्स भेस बदले हुए खास ईवल बीस्टस होने चाहिए, है ना?
ये गलत है एल्डर विंड शेडो। ये भेस नहीं बल्कि एक इर्तिका है, बेस्ट एम्परर ने मुस्कुराते हुए कहा। अब जबकि अपने फॉक्स सेनेट फौज की ताकत देख ली है, अगर आपको मुस्तकबिल में इसकी मदद की जरूरत हो तो बिला जेजे का मुझसे जीनिग्लो के जरिए राब्ता करें, एल्डर विंड शेडो। 100 घुस्टस के लिए इसकी जरूरत नहीं होगी। ताहम ऐसा लगता है कि आपको जीरो विंग के खिलाफ काफी बीर है, लॉर्ड बेस्ट एम्परर। विंड शेडो ने फॉक्स सेंट फौज के आगे मार्च करने वाले 1000 मीथक रैंक के फॉक्स सेंट मोनेस्टर्स पर नजर डालते हुए कहा। इतना बड़े पैमाने का ऑपरेशन यकीनी तौर पर ट्वीन टावर्स किंगडम की एनपीसी फौज की तवज्जो हासिल करेगा। अगर वो हरकत करते हैं तो मुझे यकीन है कि आपकी फॉक्स सेनेट फौज को शदीद नुकसान उठाना पड़ेगा। आपने मुझे गलत समझा, एल्डर विंड शेडो। मुझे जीरो विंग के खिलाफ बीर हो सकता है, लेकिन मैं ब्लैक फुलियम का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। अगर उसकी मदद न होती तो मैं यहां तक ना पहुंच पाता। मैं यहां सिर्फ जीनिग्लो की इसके मसले में मदद करने के लिए आया हूं और साथ ही अपने पुराने दोस्त ब्लैक फुलियम से मिलने के लिए, बेस्ट एम्परर ने लापरवाही से जवाब दिया। ऐसा लग रहा था जैसे वो ममलुकत की फौज को जरा भी अहमियत नहीं दे रहा। मैं समझ गया। चूंकि ऐसा है तो क्या अब ब्लैक फुलियम और जीरो विंग के 4 माहिरीन को हमारे लिए छोड़ने पर एतराज करेंगे, विंड शेडो ने पूछा। कोई मसला नहीं, सर हिलाते हुए बेस्ट एम्परर ने कहा, मुझे सिर्फ उनकी लाशें चाहिए। विंड शेडो और बेस्ट एम्परर के दरमियान मुआहिदा तय पाने के बाद वो सीक्रेट कोवर्नेट टावर की तरफ बढ़ते रहे। जब दोनों ताकतें सीक्रेट कोवर्नेट टावर की तरफ सफर कर रही थीं, एक बलिजन ड्रैगन पर सवार 2 लोग एक मैजिक मिरर का इस्तेमाल करते हुए दौर से इनकी नकलो हरकत का मुशाहिदा कर रहे थे। हैरत अंगेज, मैंने कभी नहीं सोचा था कि बेस्ट एम्परर हकीकत में सेनेट हैंड का असल गिल्ड लीडर होगा। मैजिक मिरर पर दिखाए गए विंड शेडो और बेस्ट एम्परर की शख्सियात को देखते हुए कोल्ड शेडो ने मुस्कुरा कर कहा, 100 घुस्टस के इन 300 मोनेस्टर्स के शामिल होने के साथ जीरो विंग इस बार वाकई खत्म हो जाएगा। तो क्या हमें अब भी सीक्रेट कोवर्नेट टावर जाना चाहिए? व्हाइट फीदर ने पूछा। नहीं, अब जबकि इतनी बड़ी फौज टावर की तरफ बढ़ रही है, अगर हम मोहतात न रहे तो हम भी लड़ाई में घसीटे जा सकते हैं, कोल्ड शेडो ने सर हिलाते हुए जवाब दिया। अगर जीरो विंग इस बार टावर नहीं छोड़ता तो उसे यकीनी तौर पर भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। उस वक्त 100 घुस्टस और बेस्ट एम्परर हमारे लिए ज्यादा खतरा है। हमें अब वापस जाना चाहिए और जरूरी तैयारियां करनी चाहिए। दुनियाओं की जंग जल्द आने वाली है। ये कहने के बाद कोल्ड शेडो ने एक रिटर्न स्क्रोल निकाला और वापस फायर ड्रैगन एम्पायर टेलीपोर्ट कर गई। उसका आने वाली लड़ाई देखने का जरा भी इरादा नहीं था। आखिरकार लड़ाई का नतीजा पहले ही वाज़े था। एक यकतरफा मुकाबला देखने के बजाय इसका वक्त अपनी ताकत को बेहतर बनाने में ज्यादा बेहतर सिर्फ होगा। दरी असना, जीरो विंग, गैर मुतजलजल रू और सुर्ख शहनशाह के अराकीन जो सीक्रेट कोवर्नेट टावर के अंदर ग्राइंडिंग कर रहे थे, अपने गिल्ड्स के ओहदेदारों की ईमा पर टावर के बाहर जमा हो चुके थे। ये देख कर के सब जमा हो गए हैं, फ्लाइंग शेडो सैफ अली के पास आया और इत्तिला दी, गिल्ड लीडर, टावर के अंदर ग्राइंडिंग करने वाले तमाम लोग बाहर आ गए हैं। वो किसी भी वक्त रवाना होने के लिए तैयार हैं। सर हिलाते हुए सैफ अली ने कहा, अच्छा, सबको तैयार रहने का कहो। इसके अलावा एडवांस्ड मैजिशियन के मेयार और उससे ऊपर वालों को एक अलग ग्रुप में रखो। जी जनाब। फ्लाइंग शेडो ने फौरी तौर पर सैफ अली की हिदायत पर अमल किया। जब फ्लाइंग शेडो जमा खिलाड़ियों की तरतीब बना रहा था, सैफ अली सीक्रेट कोवर्नेट टावर से कई हजार गज दूर उड़कर गया और एक मंत्र पढ़ना शुरू किया। इसके 30 सेकंड तक मंत्र पढ़ने के बाद इलाका अचानक तारीक हो गया, क्योंकि आसमान में कई हजार गज के रदिस वाला एक बहुत बड़ा जादुई दायरा अचानक नमूदार हुआ। ये बिलाशुबा सबसे बड़ा जादुई दायरा था जो वहां मौजूद किसी ने भी देखा था। ताहम इससे पहले कि कोई इस सूरत हाल पर रद्द अमल दे पाता, जादुई दायरे से आहिस्ता आहिस्ता एक धाती कला बरामद हुआ जो पहाड़ जितना बड़ा था। ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई। अगर आप इस सफर का हिस्सा बनना चाहते हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें।